हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात की थी। मैंने अभी बुक से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा था। हमने ये देखा था कि कंपनी लॉ एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन उसको संभालने का काम 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को दिया गया, जिसके अंदर सबसे ऊपर कौन था? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे कौन थे? आरडीज। और उसके नीचे कौन थे? आरओसीज। एमसीए का काम क्या था? पूरे कंपनी लॉ में रूल्स बनाना। आरडी का काम क्या था? स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। और आरओसी का काम क्या था? जितनी फॉर्म फाइलिंग्स थी वो सारी आरओसी के पास होती थी, कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की डॉक्यूमेंटेशन वाली। फिर हमने ये भी बात की थी कि आरओसी का एक नया डिवीजन भी आज की डेट में सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जिसके अंदर कंपनी बनने वाला प्रोसेस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आज की डेट में सीआरसी के पास फाइल होती है। लेकिन एक बार कंपनी बन गई और उसके आगे की सारी फाइलिंग, कल को कंपनी को बंद कराना है, वो सारी फाइलिंग आज भी किसके पास होती है? आरओसी के पास ही होती है। फिर हमने ये भी बात की थी, ये तो थी कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। कंपनी लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो केस कहां जाएगा? कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज के पास। और क्वासी जुडिशियल बॉडीज में मैंने बताया था सबसे लोअर लेवल पे कौन है? एनसीएलटी। फर्स्ट टाइम केस वहां जाएगा। सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी? एनसीएलटी। अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। मैंने तुम्हारे को यह भी बताया था कि एनसीएलटी और एनसीएलटी के अंदर तो सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट सारे ही केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अगर बात गई तो वहां पे सिर्फ एडवोकेट ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। लेकिन मैंने तुम्हारे को यह बताया था कि पूरा कंपनी लॉ एक बार में इफेक्टिव नहीं हुआ था। एज ऑन 30 अगस्त 2013, 30 अगस्त 2013 तक सिर्फ सेक्शन 1 को इफेक्टिव किया गया था। एंड एज ऑन 1 अप्रैल 2014, आउट ऑफ 470 सेक्शंस खाली 282 सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था, जनता के ऊपर एप्लीकेबल किया गया था। बाकी सेक्शंस को इफेक्टिव इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे को बताया था कि इंडिया में उन सेक्शंस के अंदर एनसीएलटी और एनसीएलटी का रोल था, और एनसीएलटी और एनसीएलटी उस टाइम तक इंडिया में बने नहीं थे। तो एज ऑन जून 2016 तक ये एनसीएलटी और एनसीएलटी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था, और उसके बाद जून 2016 के बाद बैलेंस सेक्शंस को भी इफेक्टिव कर दिया गया था और पूरा कंपनी लॉ इफेक्टिव हो गया था। फिर हमने यह भी समझा था कि सर कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हम कंपनी मानते किसको हैं? तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ा था, और उसके अंदर हमने यह पढ़ा था कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। जिसका मतलब यह था कि कंपनी हम उसको मानेंगे जो इंडिया में बनी है, भले फिर वो इस वाले कंपनी एक्ट में बनी हो या पहले वाले कंपनी एक्ट में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। साथ में मैंने तुम्हारे को फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन करवाई थी सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अकॉर्डिंग, और जिसमें मैंने ये बताया था फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बनी बाहर है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया के अंदर। भले ही वो फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने मेन ये बात की थी कि कंपनी लॉ आखिर लगता किसके ऊपर है? तो सर कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगता है, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनीज भी कवर होती हैं और बाहर वाली कंपनीज भी कवर होती हैं। ये एमसीए ने क्लैरिफाई करा था, और उसका सेक्शन था 2 क्लॉज 11। और इस वजह से हम ये भी कहते थे कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो गई थी। अब आज ना कुछ एक्स्ट्रा बातें समझाने जा रहा हूं आपको। अभी बुक से तो अभी भी बाद में पढ़ेंगे, कुछ और बातें करने जा रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हारे को यह तो बता दिया कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको है, कि सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब होता है इंडियन कंपनी, भले फिर वो इस कंपनी एक्ट 2013 में बनी हो या पहले वाले में बनी हो। ये तो समझ आ गया। लेकिन मैंने तुम्हारे को अभी तक ये बताया ही नहीं कि कंपनी होती क्या है। मैंने तुम्हें यह बताया कंपनी मानते किसको है, और कंपनी किसको मानते हैं? इंडियन कंपनी को। कोई लेमैन बंदा पूछ ले कि कंपनी क्या होती है, तो वो तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। तो आज मैं तुम्हारे को यही सिखाऊंगा कि जनरली कंपनी होती क्या है। क्योंकि जब लॉ मेकर लॉ बनाता है ना, तो वो ये प्रिजम्पशन लेकर चल रहा है। आप ये मान के चलो कि लॉ मेकर लॉ जब बना रहा है वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं बना रहा, वो इंडस्ट्री चलाने के लिए बना रहा है। और जब वो इंडस्ट्री के लिए लॉ बना रहा है तो वो ये मान के चल रहा है लॉ मेकर कि लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता है। लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम तो अभी पढ़ रहे हैं।
तो हमें तो पता होना चाहिए, तो ऑथर्स डिफाइन करते हैं इन चीजों को कि कंपनी का मतलब क्या है। हमने लीगली तो समझ लिया कि कंपनी का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनी है, भले वो कंपनी 2013 में बनी हो या पहले वाले में बनी हो, लेकिन जनरल सेंस में कंपनी होता क्या है वो हम आज समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बातें और बेसिक कर लेता हूं। देखो, किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है ना, किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। एक वो लोग होते हैं जो कंपनी को फंड्स देते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कंपनी को फंड्स देते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। जो कंपनी में पैसा लगाते हैं जो लोग, उनको हम बोलते हैं मेंबर्स, और इन्हीं का एक दूसरा नाम हो गया शेयर होल्डर्स। हालांकि मेंबर और शेयर होल्डर में भी फर्क होता है, वो आगे जाके बात करेंगे, थिन लाइन डिफरेंस होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये मानो मेंबर शेयर होल्डर एक ही चीज है। और जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो किसी भी कंपनी को जब हम बनाते हैं तो वो कंपनी की फंक्शनिंग दो चीजों में डिवाइड होती है। एक वो लोग जो कंपनी में पैसा लगाएंगे, और एक वो लोग जो कंपनी को मैनेज करेंगे। जो लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे उन्हें हम कौन बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। और जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। और जब मैं बोलूं ना कंपनी, तो इंडिया में ना मेनली दो तरीके की कंपनी होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, और एक होती है पब्लिक कंपनी। हालांकि अभी एक कंपनी और भी होती है 1% कंपनी, वो जब हम डिटेल में जाएंगे ना आगे, तब जाके चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा टाइप ऑफ कंपनीज है, हम उसके अंदर जाके डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को भी वहीं पे जाके डिटेल में समझेंगे। अभी तक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। आप लोगों ने कभी सुना होगा स्कूल लेवल पे कि कंपनियां दो होती हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसकी पहचान कैसे होती है कि उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, बीच में प्राइवेट आएगा। और वही अगर पब्लिक कंपनी होगी तो बीच में प्राइवेट नहीं आएगा, उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, एक्स लिमिटेड। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई, सिर्फ अभी नाम से समझा रहा हूं। एक्चुअल में इसकी पहचान कैसे होती है वो तो जब हम टाइप ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां जाके बात करेंगे डिटेल में। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि जैसे मैंने अभी बोला कि कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं, तो जो फंड्स लगाते हैं हम बोलते हैं शेयर होल्डर। जो लोग उस कंपनी को मैनेज करते हैं हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं तो एक प्राइवेट कंपनी अगर आपको इंडिया में बनानी है तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ये सब लिखते चलना साथ साथ, ठीक है ना। और अगर हम इस प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वही मेंबर्स की बात। अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी को बनाना है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं इंडिया में, एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी इंडिया में बनानी है तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए, मैक्सिमम 200, डायरेक्टर मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 15। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं अगर आपको इंडिया में पब्लिक कंपनी बनानी है तो, और मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड, जितने मर्जी हो सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 15। ठीक है जी। सर ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम 15। ये बेसिक बात हो गई जो नाम से पहचान हो रहा है। अगर कोई हम बाहर से देखें तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीच में प्राइवेट नहीं आ रहा तो रिलायंस पब्लिक कंपनी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड, बीच में प्राइवेट नहीं आ रहा, इसका मतलब टाटा मोटर्स पब्लिक कंपनी है। तो जिसके बीच में प्राइवेट आएगा वो प्राइवेट कंपनी, अदरवाइज वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। अभी एक ऐसे नाम से पहचान के मोटा मोटा समझ रहे हैं, डिटेल में जाके तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बहुत एनालिसिस करवाऊंगा जब टाइप ऑफ कंपनी जाएंगे वहां बात करेंगे। और कितनी कितनी मिनिमम मैक्सिमम मेंबर और डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो समझ लिया। तो अब अगर इसको हम ऐसे समझे ना, मान लो अगर मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, मान लो हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई एक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2 लोगों ने मिलकर बनाई, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मान लो वो 2 लोगों ने बनाई, एक्स ने और वाई ने, है ना, और हमने अपने नाम से कंपनी का नाम रखा था। मान लो हम 2 फ्रेंड्स हैं। अच्छा, हम दोनों ने मान लो इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाए,
तो अब हम दोनों ने पैसा लगाया है, फंड्स दिया है, तो हम दोनों कौन हो गए? मेंबर्स। हम दोनों कौन हो गए? मेंबर्स। और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स। तो हमने 1-1 लाख रुपए के कंपनी के शेयर ले लिए। अच्छा, अब बात यह आती है कि पैसा आपने लगाया, मगर प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए तो मिनिमम 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर चाहिए। अगर ये दोनों इस कंपनी की मैनेजमेंट खुद ही संभालना चाहते हैं तो यही दोनों बन जाएंगे डायरेक्टर्स। और अगर इनको लगता है कि नहीं भाई नहीं, पैसा हम लगाएंगे लेकिन मैनेज करना हमारे बस की बात नहीं है, मैनेजमेंट के लिए 2 नए बंदे रख देते हैं, ए और बी, ये लोग इस कंपनी को मैनेज करेंगे, पैसा हम लगाएंगे लेकिन संभालेगा कोई और। तो अगर ए और बी को मैनेज करने के लिए रखा है तो ए और बी हो गए डायरेक्टर और एक्स और वाई हो गए मेंबर। मैं सिर्फ आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि मेंबर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर बनना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो दोनों बंदे सेम बन जाएं, चाहो तो दोनों अलग अलग बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर इन दोनों ने पैसा लगाया, ये दोनों कहते हैं कि भैया हम लोग ही मैनेज करेंगे, दैट इज गुड, दैट इज फाइन, दैट इज वेरी गुड, कि भैया तुम पैसा लगा रहे हो, तुम ही मैनेज कर रहे हो, तो यही दोनों मेंबर भी हो गए, यही दोनों डायरेक्टर भी हो गए। इनको लगता है नहीं जी नहीं, हम पैसा लगाएंगे लेकिन मैनेज नहीं करेंगे, तो एक्स और वाई हो गए मेंबर और ए और बी को इन्होंने मैनेज करने के लिए रख लिया, वो हो गए डायरेक्टर। तो अगर आप यहां पे इनके अब वाली सिचुएशन देखो तो इन्होंने ये मैनेज कर रहे हैं, इन्होंने पैसा नहीं लगाया, इन्होंने पैसा लगाया लेकिन ये मैनेज नहीं कर रहे। तो मेंबर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर बनना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग हो जाओ और चाहो तो दोनों एक ही रोल प्ले कर लो, आप ही मेंबर बन जाओ, आप ही डायरेक्टर, दोनों आपके पास चॉइस है। अब ये यहां तक एक बेस समझाना जरूरी था जो मेरे को बताना था। अब मैं शुरू करता हूं। सर हमने जनरल सेंस में ये तो समझ लिया, सॉरी लीगल सेंस में, कि कंपनी क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि कंपनी का मतलब है मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो इसका हमने जनरल सेंस में ये समझ लिया कि कंपनी का मतलब होता है इंडियन कंपनी। अब हम ये समझते हैं कि जनरली कंपनी होता क्या है। अब जरा लिखना शुरू करो, फिर इसको वन बाय वन चीजों को समझेंगे। लिखो, इन जनरल कंपनी इज अ voluntary association of persons in general company is a voluntary association of persons formed for some common purpose with capital divisible into parts, with capital divisible into parts known as shares and is having separate legal entity with perpetual succession and common seal। ये मैंने तुम्हारे को ना जनरल कंपनी लॉ की कंपनी की डेफिनेशन लिखवाई है कि कंपनी होता क्या है। अब हम इन शब्दों को तोड़ के ना समझना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या लिखवाया, इन जनरल कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस विथ कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स and is having separate legal entity with perpetual succession and common seal। अब इन सारे शब्दों को ना तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान ले एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड,
मान लो इसको दो लोगों ने बनाया, एक्स ने और वाई ने। मान लो इस कंपनी के अंदर, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, मान लो इस कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए की, 10 लाख की कैपिटल है, और वो कैसे बनी हुई है, 1 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, ये डिवाइडेड है। इसका मतलब कंपनी का एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो 1 लाख शेयर कितने के हो गए, 10 लाख रुपए के। समझते हो ना, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जैसे हम रोटी खाते हैं तो एक हिस्सा दे दे, हम किसी को बोलते हैं, तो एक हिस्सा पूरी रोटी का। तो सेम ऐसे पूरी कैपिटल कितने की, 10 लाख की, उसका एक हिस्सा कितने का, 10 रुपए का, तो 1 लाख हिस्से कितने के हो गए, 10 लाख के। तो कंपनी की कैपिटल कितने की, 10 लाख की। अब कंपनी की 10 लाख की कैपिटल है, वो इन दोनों में बटी हुई है। मान लो 50,000 शेयर्स इसने लिए हैं, लगाए, 50,000 शेयर्स का पैसा इसने लगाया है, और 50,000 शेयर्स का पैसा इसने लगाया है, एट ₹10 ईच, एट ₹10 ईच। तो इसका मतलब कितना कितना पैसा लगाया दोनों ने, 5 लाख लगा दिया इसने, और 5 लाख लगा दिया इसने। तो दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख से कंपनी बना दी। ठीक है जी, 10 लाख से कंपनी बना दी। इसका मतलब अब इन दोनों ने पैसा लगाया है, तो यही दोनों मेंबर हो गए, प्लस इन दोनों लगा यार किसी और को मैनेज करने के लिए क्या रखेंगे, मैनेज भी खुद ही करेंगे, तो यही दोनों डायरेक्टर्स भी हो गए। तो मेंबर भी यही हो गए और डायरेक्टर भी यही हो गए। अब जरा इस डेफिनेशन को जोड़ना शुरू करते हैं। कहता है कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, मान लो इस कंपनी का जो काम है वो ज्वेलरी बेचने का है। मान लो ये दोनों ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, ज्वेलरी इनका बिजनेस है। अब शुरू करते हैं कहानी। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से बनाई गई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस जहां पे कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो यहां पे अब एक बात बताओ, क्या कंपनी, ये कंपनी इनको बनाने के लिए किसी ने बोला था, इन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है, अपनी मर्जी से बनाई है। क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? यस, कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। क्या इनका कुछ पर्पस है? यस, दोनों मिलकर ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे। विद कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स। क्या कंपनी की कैपिटल 10 लाख की है और ये डिविजिबल इनटू पार्ट्स है? यस, एक पार्ट 10 रुपए का है, तो 1 लाख पार्ट 10 लाख के हो गए। तो ये कंपनी के जो कैपिटल है, जो डिविजिबल इनटू पार्ट्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। आगे, एंड इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की खुद की एक पहचान है। कंपनी की खुद की एक पहचान है, उसे हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आप सबको पता है कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो एमडी है, जो इसको चला रहे हैं, वो कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इस कंपनी को चला रहे हैं, ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब और ये बिगेस्ट शेयर होल्डर भी हैं, प्लस ये बिगेस्ट शेयर होल्डर भी हैं, सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। तो ये शेयर होल्डर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और ये हमें पता ही है कि सर शेयर होल्डर डायरेक्टर एक ही बंदा हो सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अब सुनना बात ध्यान से, कल को मुकेश अंबानी रिलायंस के बिहाफ पे एसबीआई बैंक के पास जाते हैं और एसबीआई बैंक को बोलते हैं कि हमारी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का लोन दे दो, 100 करोड़ का लोन दे दो। मुकेश अंबानी लेने गए थे, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो जा नहीं पाएगी, तो कंपनी के बिहाफ पे लोन लेने कौन गया था? मुकेश अंबानी। वो पैसा कहां क्रेडिट हुआ? रिलायंस के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब कल को अगर ये 100 करोड़ रुपए रिलायंस अनएबल टू पे हो जाती है, नहीं चुका पाती, अगर कल को ये 100 करोड़ रुपए, तो केस रिलायंस के ऊपर होगा, अंबानी के ऊपर नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग चीज है, कंपनी को चलाने वाले अलग चीज है। तो केस किसके ऊपर होगा? रिलायंस पे होगा, क्योंकि लोन रिलायंस के बिहाफ पे लिया गया है, अंबानी पे नहीं होगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, मान लो एचडीएफसी बैंक से मुकेश अंबानी 10 करोड़ रुपए का खुद लोन लेते हैं, पर्सनल लोन 10 करोड़ का लोन लेते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, डॉटर की मैरिज के लिए। अब ये किसने लिया है लोन? मुकेश अंबानी ने लिया है। और कल को अगर ये लोन नहीं चुका पाते,
तो अब यह केस अंबानी पे होगा, रिलायंस पे नहीं होगा। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस यह है कि रिलायंस अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग चीज है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की खुद की एक पहचान है, इसे हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की खुद की एक पहचान है। तो अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई डीलिंग की जाएगी तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार होगी। अगर उसके मेंबर या डायरेक्टर पर्सनल लेवल पे कोई डीलिंग करते हैं तो वो खुद जिम्मेवार होंगे, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। जैसे वो लोन ऊपर वाला 100 करोड़ रुपए रिलायंस के बिहाफ पे अंबानी लेने गए थे, तो वो रिलायंस के ऊपर केस होगा, उनसे रिकवर किया जाएगा, तो अंबानी पे केस नहीं होगा। भले ही वो गए थे, क्योंकि रिलायंस खुद चल के नहीं जा सकती, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑन द अदर हैंड, अगर अंबानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पर्सनल लोन लिया है और वो नहीं चुका पाते, तो केस अंबानी पे होगा, रिलायंस पे नहीं होगा। तो कंपनी एक अलग चीज है, रिलायंस एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। आई होप इतनी बात समझ आती है। नेक्स्ट बात, अब क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी अपने नाम से केस किसी के ऊपर कर सकती है और अपने ऊपर केस करवा भी सकती है। देखो यहां पे तो क्या था कि कंपनी ने लोन लिया था, तो और वो नहीं चुका पा रही रिलायंस, तो केस हो जाएगा। अगर मान लो रिलायंस ने किसी को लोन दिया है, किसी दूसरी कंपनी को, और वो सामने वाली कंपनी रिलायंस का पैसा वापस नहीं कर रही, तो केस रिलायंस के नाम से होगा, अंबानी के नाम से नहीं होगा। कंपनी खुद करेगी अपने नाम से केस, कंपनी के नाम से होगा। ठीक है जी। हालांकि कंपनी को चला तो नेचुरल पर्सन रहे हैं, मुकेश अंबानी चला रहे, केस फाइल करवाने वही जाएंगे, लेकिन वो अपने नाम से नहीं करेंगे, रिलायंस के नाम से करेंगे। सेम अगर जैसे मान लो कंपनी के पास इतना पैसा है, जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया वो सारा कंपनी के करंट अकाउंट में गया। अब कंपनी लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, मुकेश अंबानी भी बिगेस्ट शेयर होल्डर, उन्होंने भी रिलायंस में पैसा लगाया, बाकी शेयर होल्डर ने भी लगाया। तो जो लैंड बिल्डिंग खरीदी जा रही है वो मुकेश अंबानी की पर्सनल नहीं होगी, वो मुकेश अंबानी के नाम से नहीं खरीदी जाएगी, वो रिलायंस के नाम से उसकी रजिस्ट्री होगी, रिलायंस ही उसकी मालिक होगी। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कंपनी अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी हमारे को समझ आ गया। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, जरा ये भी समझ लो। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, जरा ये समझ लेते हैं। देखो परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, और इसको हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। सक्सेशन वर्ड बना सक्सेसर से। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, फैमिली मेंबर। अब इसका क्या मतलब है, एक चीज समझो। मान लो जैसे एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको दो लोगों ने बनाया, एक्स ने और वाई ने। यही दोनों ने पैसा लगाया, मान लो यही दोनों इस कंपनी के मेंबर भी हैं और यही दोनों इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। तो ये दोनों इस कंपनी को चला रहे हैं। मान लो ये दोनों अपनी कंपनी की छत पे बैठ के चाय पी रहे थे शाम को, और पाकिस्तान वालों ने बम मार दिया। पाकिस्तान वालों ने एक बॉम्ब मारा इस कंपनी के सर पे और कंपनी की बिल्डिंग उड़ गई, कंपनी की बिल्डिंग उड़ गई। ये दोनों छत पे बैठ के चाय पी रहे थे, ये दोनों साथ मुड़ गए, ये दोनों मर गए। क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? क्या कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी? आंसर इज नो। लॉ कहता है क्योंकि कंपनी, अगर ये दोनों मर भी गए तो इनके जो फैमिली मेंबर हैं, जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इनके बच्चे हैं या जो इनके फैमिली मेंबर हैं, वो इस कंपनी को आकर चलाएंगे। मान लो एक्स का बच्चा है X1 और वाई का बच्चा है Y1, तो अब ये दोनों इस कंपनी को रन करेंगे। इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। देखो धीरू भाई अंबानी जी थे, तो वो चले गए, तो उनके बाद कौन आ गए? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के आगे कौन खड़े? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। तो कल को अगर वो भी चले जाएंगे तो आगे उनके बच्चे चलाएंगे। क्या रिलायंस को कोई फर्क पड़ रहा है? रिलायंस आज भी वही है, ऊपर वाले चले गए, आगे वाले चला रहे हैं। सेम अगर टाटा ग्रुप में देखो तो सबसे पहले जमशेद जी टाटा जी थे, वो चले गए, फिर रतन टाटा जी आए, वो भी चले गए, आगे उनके आगे रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी, लेकिन जो बाकी फैमिली मेंबर है वो उस कंपनी को चला रहे हैं। क्या टाटा खत्म हो गई? टाटा आज भी वही है। इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर में कम, मेंबर में गो। एक चीज कही जाती है, शेयर होल्डर आते रहेंगे, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है?
परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? तुमसे कोई पूछे मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। तो आई होप आपको परपेचुअल सक्सेशन शब्द का मतलब समझ आया। तो मेरे को एक बात बताओ सर, मैंने बोला कि कंपनी के दो लोग अगर थे और ये दोनों मर भी गए तो क्या कंपनी खत्म होगी? मैंने बोला सर इनके फैमिली मेंबर इस कंपनी को चला लेंगे। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि भले ही कंपनी की बिल्डिंग उड़ गई, लेकिन क्या कंपनी अभी भी आरओसी के रिकॉर्ड में जिंदा है? आंसर इज यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक मन में ये आता है कि सर मान लो हमने कंपनी की बिल्डिंग पे भी बम मार दिया, और मान लो आरओसी में जहां पे वो कंपनी रजिस्टर्ड थी वहां पे भी बिल्डिंग पे भी बम मार दिया, तो क्या अब कंपनी खत्म हो जाएगी? सर नहीं। आपको यह बात पता होना चाहिए कि सर इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड आरओसी भी है, जहां पे हर स्टेट का अपना आरओसी था ही, प्लस एक सेंट्रलाइज्ड आरओसी जहां पे सारे डेटा मेंटेन होता है। तो अभी अगर कंपनी का एक आरओसी का डेटा उड़ भी गया तो कंपनी अभी सेंट्रलाइज्ड आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मान लो पाकिस्तान वालों ने सेंट्रलाइज्ड आरओसी के पास भी बम मार दिया, तो क्या अब कंपनी खत्म हो जाएगी? बेटा इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर इतनी बमबारी पड़ रही है ना, पहले अपने आप को बचाओ, कंपनी बाद में बचाना। तो ले दे के पहली बात, अगर इतने बम पड़ेंगे तो हम पाकिस्तान को ही नहीं छोड़ेंगे। तो ले दे के सीधी सी भाषा में बात यह है कि कंपनी पैदा हुई है इनकॉर्पोरेशन के रूप से, कंपनी को हमने आरओसी के पास रजिस्टर कराया, तो कंपनी खत्म भी कैसे होगी? लीगल रूप से, जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो कंपनी पैदा हुई है लॉ के प्रोसेस से, तो खत्म भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसेस से। कंपनी कभी खत्म नहीं होती, कंपनी हमेशा आरओसी के रिकॉर्ड में जिंदा रहती है। अगर कंपनी की बिल्डिंग पे बम मार भी दिया, कंपनी के शेयर होल्डर्स को उड़ा भी दिया, तब भी जो उनके आगे फैमिली मेंबर है वो उस कंपनी को चलाएंगे। फिर एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर मान लो ये दोनों अनाथ थे, ये दोनों का इन दीन दुनिया में कोई नहीं था, ये दोनों अनाथ थे, इनका आगे पीछे कोई नहीं था, और ये दोनों मर गए, क्या अब कंपनी खत्म हो जाएगी? तो बेटा अभी भी वो डायरेक्टली खत्म नहीं होगी। अब पता क्या होगा, हमारे ना कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 248, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वो डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ में। वो किस में डील करता है? स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है कंपनी का नाम काट देना, कंपनी का नाम अपने रिकॉर्ड से काट देना। अब होगा पता है क्या, जब भी कोई कंपनी बनती है ना, तो वो हर साल अपनी बैलेंस शीट्स और अपने एनुअल रिकॉर्ड्स आरओसी के पास फाइल करती है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास। अब मान लो ये कंपनी के दो शेयर होल्डर थे, यही डायरेक्टर थे, और इनका आगे पीछे कोई नहीं था, और पाकिस्तान ने बम मारा और ये दोनों मर गए। तो अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बोला, अगर ये मर गए तो इनके फैमिली मेंबर इस कंपनी को चलाएंगे, लेकिन मान लो अगर इनका कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं, तो क्या होगा इस कंपनी का? तो हमारे ना कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 248 स्ट्राइकिंग ऑफ, वो ये बोलता है कि हर एक कंपनी को अपनी बैलेंस शीट वगैरह आरओसी के पास हर साल फाइल करनी होती है। और अगर किसी कंपनी ने 2 साल तक कॉन्टिन्यूअसली बैलेंस शीट फाइल नहीं करी, तो आरओसी उस कंपनी को नोटिस भेज के कि भैया तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फाइल नहीं हो रहे हैं, उस कंपनी का नाम अपने रिकॉर्ड से काट देगा और बंद कर देगा। उसी को हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। तो मेरे को एक बात बता दो, अगर ये दोनों का आगे पीछे कोई नहीं है, तो क्या हर साल इस कंपनी की जो बैलेंस शीट फाइल होती थी आरओसी के पास, क्या वो फाइल होगी? आंसर इज नो। क्या अगर फाइल नहीं होगी तो आरओसी 2 साल के बाद जब देखेगा कि फाइल नहीं हो रही, तो आरओसी इस कंपनी को एक नोटिस भेजेगा कि भैया तुम्हारी 2 साल से बैलेंस शीट फाइल नहीं हो रही, उसको टाइमली फाइल करो वरना बंद कर देंगे। क्या वो नोटिस रिसीव करने के लिए भी कोई इस कंपनी में होगा? आंसर इज नो, क्योंकि इनका तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो आरओसी को जब लगेगा कोई नहीं है, तो आरओसी उस कंपनी का नाम काट देगा अपने रिकॉर्ड से, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। तब वो कंपनी बंद हो जाएगी, और इसके एसेट्स अपने कंट्रोल में ले लेगी सरकार। अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस ये है कि नॉर्मली अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या कंपनी खत्म होती है, तो आप बोलोगे नहीं, कि अगर कंपनी के मेंबर मर भी गए तो उनके जो आगे वाले फैमिली मेंबर है वो उस कंपनी को चलाएंगे। उसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब होता है मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो मैंने एक एक्सेप्शन वाला जवाब दे दी, जो फेस टू फेस क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर मान लो वो दोनों अनाथ थे, उनका दीन दुनिया में कोई नहीं था, तो उस कंपनी का क्या होगा? तो मैंने वो भी कनेक्ट करके बता दिया तुम्हारे को सेक्शन 248 से कि आखिरी हालात क्या होंगे अगर उनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो 2 साल के बाद आरओसी नोटिस भेज के उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, अपने रिकॉर्ड से नाम काट देगा। ठीक है जी। तो ये तो शब्द हमें समझ आ गया, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है हमें समझ आ गया। फिर लास्ट वर्ड आता है कॉमन सील।
सर व्हाट इज कॉमन सील? सर कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल। कॉमन सील अगर तुमसे कोई पूछे तो ये होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तुमसे कोई एक लाइन में पूछे कॉमन सील क्या है, तो कंपनी की स्टैंप है, कंपनी की स्टैंप है। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो तो अपने हाथ से साइन कर देगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पे किया जा रहा है तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो कंपनी के बिहाफ पे साइन कैसे किए जाएंगे? कंपनी की स्टैंप लगाई जाएगी, उसी को हम बोलते हैं कॉमन सील। मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, कॉमन सील कौन से कलर की होती होगी? रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की? ये जो कंपनी की स्टैंप होती है कौन से कलर की होती होगी? रेड, ब्लैक, ब्लू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ब्लू, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रेड, कुछ कुछ बच्चे ब्लैक। एक लड़की बोल पड़ी क्लास में सर बेबी पिंक। पागलों की कमी थोड़ी हमारे देश में। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सील कौन से कलर की होती होगी? तुम बताओ, मैसेज करना मेरे को आज व्हाट्सएप पे कि सर कॉमन सील ब्लैक कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है, मैसेज करना। सर कॉमन सील ना तो ब्लैक कलर की होती है ना ब्लू कलर की होती है, कॉमन सील इज इंकलेस। कॉमन सील में इंक ही नहीं होती। तुमने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दिया हो या सीबीएसई का पेपर दिया हो तो उसके ऊपर आपने देखा होगा डॉट 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 सीबीएसई लिखा होता था, दैट इज कॉमन सील ऑफ सीबीएसई। क्या उसमें कोई कलर होता था? आंसर इज नो, दैट इज कॉमन सील। तुमने बचपन में एक हरकत करी होगी, वो 5 रुपीज का कॉइन लिया, ऊपर कागज रखा, यूं 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 स्क्रैच करा तो 5 रुपए का कॉइन उस कागज पर छप के आ गया। वो कॉमन सील की तरह ही काम करता है। रियल लाइफ में कॉमन सील में क्या होता है कि वो भी नहीं होती, क्या बोलते हैं, ऐसे छेद भी नहीं होते। तुम्हें बताऊं कॉमन सील कैसी सी होती है? तुम्हें दिखाता हूं। रियल आधा किलो की होती है, किसी के सर पे मारोगे तो सर फूट जाएगा। कॉमन सील दिखाता हूं, स्टेपलर की तरह होती है, जैसे स्टेपलर होता है ऐसे ही बीच में गोल डाई लगी होती है, नीचे कागज रखो, यूं पंच कर दो तो कंपनी का नाम उस पर उभर के आ जाएगा। तुम्हें दिखा भी देता हूं, दिखा भी देता हूं। कॉमन सील कैसी होती है? कॉमन सील ये देखो, ये देखो 1700 रुपए की है, खरीदनी हो खरीद लेने जाके। ये देखो स्टेपलर की तरह दिख रही है, बीच में गोल सी डाई है। और देखो ये देखो, कॉमन सील में कोई कलर नहीं होता। देखो ये कागज जो है ये पर्पल कलर का है, इसको इसके अंदर रखा, यूं पंच करा तो ये देखो कंपनी का नाम उभर के आ गया इसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड कॉमन सील। जब तुम लोग सीए, सीएस, सीएम में बनोगे ना तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट की कॉमन सील तुम्हारी डिग्री पे लगी होती है। तो जैसे मैं सीएस बना तो वो उसमें क्या था कि एक रेड कलर की डिग्री के ऊपर वो थी, ग्लेस पेपर टाइप चिपका हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने कॉमन सील मारी हुई थी, आईसीएसआई का नाम उभर के आ रहा था उसके ऊपर। सेम ऐसे सी इंस्टीट्यूट का, सीएम इंस्टीट्यूट का भी नाम उभर के आता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। तो कॉमन सील की खुद की कोई कलर नहीं होता, कॉमन सील इज इंकलेस। कॉमन सील में इंक ही नहीं होती। तो ये ऐसी सी होती है, जो सा पेपर उसके अंदर रखोगे, उसको अंदर रखो, यूं पंच कर दो तो उस पर कंपनी का नाम उभर के आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। और आज की डेट में ना कंपनीज क्योंकि ये सब यूज नहीं करती, आज की डेट में कंपनीज कॉमन सील बहुत कम कंपनीज यूज करती हैं। पहले ना कंपनी लॉ में कॉमन सील को कुछ जगहों पे लगाना मैंडेटरी होता था, कंपनीज एक्ट 1956 में। लेकिन आज की डेट में कॉमन सील जो है ना वो ऑप्शनल है, कंपनीज के लिए ऑप्शनल है। मतलब कंपनीज की चॉइस है कि कॉमन सील यूज करनी है करो, नहीं करनी ना करो। क्योंकि आज की डेट में ना कंपनीज जो है वो रबड़ स्टैंप यूज करती हैं। जो तुम्हारे से मैं बोल रहा था अभी कि स्टैंप कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, तो वो उसे हम रबड़ स्टैंप बोलते हैं। तो आजकल कंपनीज अपने डॉक्यूमेंट्स पर रबड़ स्टैंप यूज करती है, कॉमन सील यूज नहीं करती। लेकिन स्टिल अगर वो करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन आज की डेट में तुमसे कोई पूछे क्या कॉमन सील मैंडेटरी है? सर ऑप्शनल है। सर तुमसे कोई पूछे कॉमन सील कौन से कलर की होती है, तो आज के बाद बेइज्जती नहीं करानी। सर कॉमन सील इज इंकलेस, कॉमन सील में इंक की नहीं होती, कॉमन सील कोई भी कलर की नहीं होती। इसी के साथ तुम्हारा नॉर्मली कंपनी क्या होता है अब हमारे को समझ आ गया। तो सर अब कंपनी क्या होता है हमारे को समझ आ गया? यस। तो सर कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। जनरली क्या होता है, अब हमने दोनों एंगल से कंपनी समझ ली, स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में भी समझ ली, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कि कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी होता है, भले वो इस वाले एक्ट में बनी हुई है पहले वाले में। और हमने टेक्निकल वे में, जनरल वे में भी समझ ली कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी का एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस है, जिसमें कैपिटल लगाई जाती है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। और अब आपको ये सारे शब्द समझ आ गए। अब कुछ और बातें भी करते हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, अब वो भी समझते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, अब कुछ और बात करते हैं। सर एक चीज है, अब आपको कंपनी लीगली भी समझ आ गया, जनरल भी समझ आ गया, कुछ और बात कर लेते हैं कि सर एक चीज है कि हमारे इंडिया में जो कंपनीज होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, रजिस्टर्ड अंडर कहां है, कंपनीज एक्ट, भले ही फिर वो इस वाले कंपनी लॉ में बनी हो या फिर वो पहले वाले किसी कंपनी लॉ में बनी हो। दूसरी होती है रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट। एक हो गई रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और दूसरी हो गई रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट। जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उन्हें हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं, जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उन्हें हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। इन्हें स्टैट्यूटरी कंपनीज भी बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी बोल देते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी बोल देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं ना, एग्जांपल रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनीज एक्ट में बनी है। लेकिन अगर मैं इसके एग्जांपल लेके बात करूं तो LIC, आपका ICAI, CA इंस्टीट्यूट, ICSI, ICMAI एटसेट्रा, ये सब खुद के एक्ट में बनी है। जैसे इंडिया में LIC का खुद का एक्ट है LIC एक्ट, CA इंस्टीट्यूट का खुद का एक्ट है ICI एक्ट, CS इंस्टीट्यूट का खुद का एक्ट है ICSI एक्ट, CM इंस्टीट्यूट का ऐसे खुद का एक्ट है। तो ऐसे ना जो कंपनियां कंपनी एक्ट में बनी है उन्हें हम रजिस्टर्ड कंपनीज नाम देते हैं, और जो खुद के लॉ में बनी है, जो कंपनी लॉ में नहीं बनी, उन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस बोलते हैं, उन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं या स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी लॉ में बन रही है रजिस्टर्ड तो बाकी सारी अनरजिस्टर्ड हो गई, वो भी रजिस्टर्ड है लेकिन वो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो खुद के लॉ में रजिस्टर्ड है। सर दो तीन बातें यहां पे करनी है, वो क्या क्या? सर हमारा जो कंपनी लॉ है वो तो कंपनीज पे लगता है, और कौन सी कंपनीज पे लगता है? जो इंडिया में बनी है, भले फिर वो इस वाले कंपनी एक्ट में बनी हो पहले वाले में बनी हो। सर बनी तो ये भी इंडिया में ही है, क्या इनके ऊपर भी कंपनी लॉ लगेगा? तो सर यस, कंपनी लॉ इन पे भी लगता है क्योंकि ये इंडिया में बनी है। भले ये इस कंपनी लॉ में नहीं बनी, अपने लॉ में बनी है, लेकिन क्योंकि ये इंडिया में बनी है और आपको पता है कि हमारा जो कंपनी लॉ है ना, उसमें एक थर्ड डेफिनेशन जो मैंने तुम्हारे को कल करवाई थी, पिछले वाले लेक्चर में 3 डेफिनेशन करवाई थी। एक तो करवाई थी तुम्हारे को क्या कहते हैं, कंपनी की, सेक्शन 2(20), दूसरी कराई थी फॉरेन कंपनी की, और तीसरी कराई थी बॉडी कॉर्पोरेट की। करेक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट में हमने वहां पे एक वर्ड पढ़ा था, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। करेक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स का मतलब क्या था, मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और चीजें भी कवर हो सकती हैं। तो MCA ने उस पर क्या क्लैरिफाई करा था कि इंडियन कंपनी भी कवर होती है और फॉरेन भी कवर होती है। प्लस MCA ने एक चीज और भी क्लैरिफाई करी थी कि एनीथिंग विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। MCA ने एक चीज और बोली थी, एनीथिंग विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हर वो चीज जिसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। उसे हम क्या मानेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। ये लाइन भी MCA ने बोली थी, लेकिन मैंने ना ये कल नहीं समझाई थी क्योंकि तुम्हारे को सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने कल वाले लेक्चर में नहीं समझाया था, इसलिए ये चीज भी कल नहीं समझाई थी। MCA ने क्या बोला, हर वो चीज जिसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसे हम क्या मानेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। अच्छा, जो कंपनी इंडिया में बनी है उनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो कंपनियां बाहर की इंडिया में आकर ऑपरेट हो रही हैं, फॉरेन कंपनीज, उनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इवन जो कंपनियां खुद के एक्ट से बनी है, स्पेशल एक्ट से, LIC, ICI, ICSI, इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। और हर वो एंटिटी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो क्या है,
बॉडी कॉर्पोरेट। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही बता दिया था कि हमारा कंपनी लॉ ना तो कंपनी पे लगता है ना फॉरेन कंपनी पे, किस पे लगता है? बॉडी कॉर्पोरेट पे। और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आती हैं, जो मैंने आज समझाया। तो तुमसे कोई आज के बाद पूछे और हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है, तो आज के बाद तुमसे कोई सिंगल लाइन में पूछे व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो आप बोलोगे एनीथिंग विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, भले फिर वो इंडियन कंपनी हो, भले वो फॉरेन कंपनी हो, भले ही वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो। और हमारा कंपनी लॉ क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगता है, तो इसीलिए हमारा कंपनी लॉ जो इंडिया में कंपनी बनी है उन पे तो लग रहा है, जो स्पेशल जो कंपनी एक्ट में बनी है, जो स्पेशल एक्ट से बनी है उनके ऊपर भी हमारा कंपनी लॉ लगेगा। आई होप ये बात समझ आ रही है, ठीक है जी। तो इनके ऊपर भी हमारा कंपनी लॉ लगेगा। अब एक बात करनी है, अब ध्यान सुनना। मैंने तुम्हारे को बोला कि एलआईसी के लिए इंडिया में स्पेसिफिक एक्ट है एलआईसी एक्ट, तो ये इनका खुद का लॉ है, ये इनके ऊपर लगेगा। प्लस में इनके ऊपर कंपनी लॉ भी लगेगा, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है और हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है, तो कंपनी लॉ भी लगेगा। तो एलआईसी को दोनों लॉ फॉलो करने हैं। अगर कोई कंपनी खाली कंपनी एक्ट में बनी से रिलायंस टाटा, उन्हें सिर्फ कंपनी लॉ फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई कंपनी इंडिया में स्पेशल एक्ट से बनी है जिनका खुद का लॉ है, तो उन्हें कंपनी लॉ भी फॉलो करना है, प्लस उनका खुद का लॉ भी फॉलो करना है। अच्छा एक चीज और, अब कुछ और बात अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान सुनना। जो इनका खुद का लॉ है वो सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया गया है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लॉ, जो इनके खुद के लिए। और कंपनी लॉ क्या खाली इनके लिए या हर तरीके की कंपनी पे लगता है? हर किसी कंपनी पे लगता है, तो इसे हम बोलेंगे जनरल लॉ। इसे हम क्या बोलेंगे? जनरल लॉ। तो एलआईसी के लिए, एलआईसी पे दोनों लॉ लग रहे हैं, एक उनका खुद का लॉ, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक लॉ, और कंपनी लॉ खाली इनके लिए थोड़ी है, वो तो हर तरीके की कंपनी के लिए, तो कंपनी लॉ क्या हो गया? जनरल लॉ। और हमारे इंडिया में ना एक चीज है, एक रूल है, वो अपने पास लिख लो। हमारे इंडिया में एक रूल है, इफ देयर आर टू लॉज out of which one is specific law and another one is general law, general law, so whenever there is any conflict, conflict का मतलब क्या हो गया? contradiction, arises between specific law and general law, then specific law will prevail। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? ओवरराइड, ओवर जनरल लॉ। सर मैंने क्या बोला कि जो कंपनियां स्पेशल एक्ट से बनी हैं, जैसे एलआईसी हो गई, तो उनके लिए खुद का लॉ है एलआईसी एक्ट, तो उनके ऊपर वो वाला लॉ भी लगेगा और कंपनी लॉ भी लगेगा। अगर दोनों सेम बात कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो गई जहां पे उनका लॉ कुछ और कह रहा है और कंपनी लॉ कुछ और कह रहा है, तो उस केस में उनके वाले लॉ की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनका लॉ स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया है। तो मैंने क्या लिखवाया? अच्छा उनका खुद का लॉ क्या हो गया? स्पेसिफिक लॉ, और कंपनी लॉ क्या हो गया? जनरल लॉ। तो मैंने यहां पे रूल क्या लिखवाया? इफ देयर आर टू लॉज आउट ऑफ विच वन इज स्पेसिफिक लॉ एंड अनदर वन इज जनरल लॉ, सो व्हेनेवर देयर इज एनी कंफ्लिक्ट arises between specific law and general law, अगर उन दोनों में कभी कोई कंफ्लिक्ट होती है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होती है,
तो स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा किसके ऊपर? जनरल लॉ के ऊपर। मतलब स्पेसिफिक लॉ की बात मानी जाएगी, जनरल लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। कंपनी लॉ में जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उनकी हर साल मीटिंग्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। डायरेक्टर्स को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सारे डायरेक्टर एक साथ बैठते हैं, अपनी मीटिंग बुलाते हैं, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। अब एक बात सुनना, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी को एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है इन अ ईयर। कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है? हर एक कंपनी को एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करानी है? मिनिमम 4। अच्छा, ये तो हो गई कंपनी लॉ की बात। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, एलआईसी एक्ट में लिखा हुआ है कि एलआईसी वाली कंपनी को मिनिमम 6 बोर्ड मीटिंग करानी है एक साल में। इन ईयर। देखो, अगर कोई कंपनी रिलायंस होती, टाटा होती, वो तो कंपनी लॉ में बनी है, तो उसको तो एलआईसी एक्ट फॉलो ही नहीं करना, तो वो तो दिमाग न लगाती, वो तो सिर्फ एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग कराती, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब एलआईसी वाली के ऊपर एलआईसी लॉ भी लग रहा है और कंपनी लॉ भी लग रहा है। एलआईसी एक्ट का भी, एलआईसी एक्ट भी लग रहा है और कंपनी एक्ट भी लग रहा है, और दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। कंपनी लॉ बोल रहा है 4 कराओ, एलआईसी एक्ट बोल रहा है 6 कराओ। क्या इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया? क्या इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया? दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। तो अब इस केस में एलआईसी एक्ट प्रिवेल करेगा। एलआईसी एक्ट प्रिवेल करेगा का मतलब क्या है? अब इस एलआईसी वाली कंपनी को एक साल में 6 बोर्ड मीटिंग ही करानी होंगी, 4 से काम नहीं चलेगा। बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग शॉर्ट में। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि सर नॉर्मली अगर दोनों लॉ कुछ, देखो 3 बातें हैं। एक है कि कोई ऐसा प्रोविजन है एलआईसी के लिए एंगल से अगर हम बात करें जो कंपनी लॉ में भी सेम है और एलआईसी एक्ट में भी सेम है, तो लगता रहेगा कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा प्रोविजन है जो एलआईसी एक्ट में डिफाइन ही नहीं है, सिर्फ कंपनी लॉ में डिफाइन है, वो भी लग जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कंपनी लॉ में भी है और एलआईसी एक्ट में भी है, दोनों जगह है, और दोनों जगह अलग अलग बात हो रही है, कंपनी लॉ कुछ और बोल रहा है और एलआईसी एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो उस केस में एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। एलआईसी एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में रूल क्या है? जब भी स्पेसिफिक लॉ और जनरल लॉ में कंफ्लिक्ट होगा तो हमेशा कौन सा वाला लॉ प्रिवेल करेगा? प्रिवेल का ओवरराइड स्पेसिफिक लॉ, मतलब स्पेसिफिक लॉ की बात मानी जाएगी, जनरल लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। सर अब हमारे को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं और रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, समझ आ गया। मेरे क्वेश्चन है, ये तो दुनिया समझा देती है, ये जो बात मैंने समझाई, समझने वाली चीज ये है व्हाई, रीजन क्या है इसका? ये तो मैं घंटा कोई नहीं बताएगा, किसी को खुद नहीं पता, जितने टीचर पढ़ रहे हैं। मैं नाम ले लूंगा, पुणे के 3 टीचर तो मेरे से क्लास ले रहे हैं, गुजरात के 2 टीचर हमसे क्लास लेकर आगे लॉ पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, चलो भगवान ने इतनी शफा दी है और मेरे को बुरा भी नहीं लगता है। पढ़ के सिखाओगे, गलत तो नहीं सिखाओगे। अब जरा समझने वाली चीज क्या है, यहां पे मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जब इंडिया में कंपनीज कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बन सकती थी, तो फिर स्टैट्यूटरी एक्ट के अकॉर्डिंग क्यों बनाई जाती है? मतलब उनके खुद के लॉ के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग क्यों बनाई जाती है? कंपनी लॉ में ही सारी कंपनी बना देते। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? हमें ये तो समझ आ गया रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती है। जो कंपनी एक्ट में बनी है वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो खुद के एक्ट से बनी है वो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। क्वेश्चन ये है कि जब इंडिया में कंपनीज कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बन सकती थी, तो उनके लिए फिर कुछ कंपनीज के लिए स्पेशल लॉ क्यों पास कराया गया, स्टैट्यूटरी एक्ट क्यों बनवाया गया? वो कंपनी लॉ में ही बन जाती। ये क्वेश्चन है। तो सर उसका सिंपल रीजन है, तुमसे आज के बाद कोई पूछे कि इंडिया में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्यों बनाई जाती हैं, तो आप बोलोगे उसके 2 रीजन है। पहला, अगर किसी कंपनी को सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, पहली बात, प्लस उस कंपनी की फंक्शनिंग नॉर्मल कंपनी से हट के है, तो उसके लिए इंडिया में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बनाई जाती है। जैसे मैं कोई बात बताऊं, क्या आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई नॉर्मल कॉलेज की तरह काम करते हैं? आंसर इज नो। नॉर्मल कॉलेज का काम क्या? पैसे लिया, पढ़ाई कराई, 3 साल का कॉलेज है, 4 साल का कॉलेज, आपने पढ़ाई करी, आपको डिग्री मिल गई, आप आउट हो गए। अब आपको उस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीएस, सीएमए में आपको पैसा दोगे, आप वहां पे फीस भरोगे, आपकी पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब आपको डिग्री मिलेगी, तो उसके बाद भी आपको उस इंस्टीट्यूट से हमेशा नाता रहेगा, क्योंकि आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा, आपको साइनिंग पावर मिलेगी। और अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो आपके ऊपर आपका इंस्टीट्यूट एक्शन भी लेगा। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल कॉलेज की तरह काम कर रहा है। आंसर इज नो। प्लस सीएस, सीएमए को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। आंसर इज यस।
तो इसीलिए क्या बनाई गई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। चलो सर, ये सीए सीएमए के एंगल से तो समझ आ गया। अब एलआईसी के बारे में बात करो। इंडिया में खाली एलआईसी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं, जैसे आईसीआईसी लॉम्बार्ड इंश्योरेंस हो गया, टाटा एआईजी इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा बजाज अलियांज हो गया। ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां तो कंपनी लॉ में बनी है। बजाज अलियांज कंपनी लॉ में बना है, टाटा एआईजी कंपनी लॉ में बना है, आईसीआईसी लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी लॉ में बना है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉ में बना है। तो ये सारे तो कंपनी लॉ में बने हैं। अब ये भी इंश्योरेंस बेच रही है और एलआईसी भी इंश्योरेंस बेच रही है, तो इनका बिजनेस तो यूनिक नहीं है। सर समझो, इंडिया में जिस टाइम एलआईसी बनाया गया था, एट दैट टाइम इंश्योरेंस वाज यूनिक बिजनेस। ये तो जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कर लो। उस टाइम पे इंश्योरेंस का बिजनेस कॉमन हुआ और उन लोगों ने अपनी कंपनीज, टाटा वालों ने, रिलायंस वालों ने कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा के इंश्योरेंस बेचनी शुरू करी। लेकिन जिस टाइम एलआईसी लाया गया था, उस टाइम पे एलआईसी को सरकार अपने कंट्रोल में देखना चाहती थी, पहली कंडीशन, एंड एलआईसी वाज अ यूनिक बिजनेस। इस वजह से इस एलआईसी के लिए स्पेशल एक्ट पास कराया गया। लेकिन आज के डेट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां बन रही है, क्योंकि अब इंश्योरेंस एक कॉमन बिजनेस है, यूनिक नहीं है, तो वो कंपनी एक्ट में बन जाती है। तो ले दे के आई होप अब आपको बात समझ आ गई, मैंने रीजनिंग समझा दी वाई। तो सर हमारे इंडिया में दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट और दूसरी होती है रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट। जो कंपनी कंपनी एक्ट में बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज, और जो कंपनी स्पेशल एक्ट में बन रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। देखो स्टैट्यूटरी वर्ड पता है क्यों बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी वर्ड बना स्टैट्यूट से, और स्टैट्यूट का मतलब ही लॉ होता है। तो इन्हें स्टैट्यूटरी कंपनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके खुद का लॉ पास हुआ, तो स्टैट्यूटरी वर्ड इसलिए आया वहां पे। तो इन्हें जो स्पेशल एक्ट से बनी उन्हें क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो सर क्या स्टैट्यूटरी कंपनीज पे कंपनी लॉ भी लगेगा, आंसर इज यस लगेगा। लेकिन अगर उनके लॉ में और कंपनी लॉ में कंफ्लिक्ट होगा तो उनका वाला लॉ प्रिवेल करेगा। ये सारा बेस अब मैंने समझा दिया। अब तुम कंपनी लॉ पढ़ने लायक हो गए हो बुक से। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बुक से कि कंपनी लॉ कहता क्या है। ठीक है जी, अब मजा आएगा तुम्हारे को। अब हम इसको बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो जी अब क्या कहता है कंपनी लॉ के बारे में, एक मिनट। अब जरा इसको बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, जरा क्या बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। जरा अब देखो क्या कहता है। बैकग्राउंड सबसे पहले अब हम बिल्कुल पहली क्लास में लेके जा रहा है। सर पहले कंपनी एक्ट आया कैसे, तो आपको पता है सर कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, फिर उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, फिर प्रेसिडेंट के साइन कराते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट। और उसके बाद उसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई जाती है तो उस डेट से इफेक्टिव होता है। अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई जाती तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होता है। ये सब मैंने पहली क्लास में सिखाया था, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है वाली क्लास में। फिर उससे अगली वाली क्लास वो थी जो हमने पिछला लेक्चर जिसमें हमने कंपनी लॉ स्टार्ट करा था। तो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा पिछले वाले लेक्चर वाली। पिछले वाले लेक्चर में तो हमने कंपनी लॉ के बारे में समझा था। उससे जो पहले वाला लेक्चर था जो बिल्कुल लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में था, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, वहां सिखाया था लॉ क्या कैसे बनता है। तो कंपनी एक्ट भी क्योंकि एक्ट है तो सबसे पहले बिल रहा होगा, फिर इसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया गया होगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन कराए गए होंगे, फिर वो क्या बन गया होगा, एक्ट। तो जरा कहानी देखना। सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले सबसे पहले वो बिल था जो कि लोकसभा ने पास कब करा, 18 दिसंबर 2012 को, एंड राज्यसभा ने कब पास करा, 8 अगस्त 2013 को, एंड इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने कब साइन करे, अगस्त 29 2013 को, अगस्त 29 2013 को, एंड इट वाज नोटिफाइड ऑन अगस्त 30 2013 एज द कंपनी एक्ट। नोटिफाइड का मतलब क्या है, इसको ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश करा गया, 30 अगस्त 2013 को। और मैंने तुम्हारे को ये बात बताई थी, जब इसको 30 अगस्त 2013 को पब्लिश किया गया था, 30 अगस्त 2013 को जब इसको पब्लिश किया गया था, तो इस टोटल में तो इसके अंदर 470 सेक्शंस हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे को बताया था कि सारे सेक्शंस को एक साथ इफेक्टिव नहीं किया गया था, धीरे धीरे इफेक्टिव किया गया था। और मैंने तुम्हारे को बताया था कि 30 अगस्त 2013 को खाली एक ही सेक्शन को इफेक्टिव किया गया था, 30 अगस्त 2013 को, दैट इज सेक्शन 1। उसके बाद As on 1st April 2014, out of total 470 sections, कितने sections को इफेक्टिव किया गया था, 282। बाकी sections को इफेक्टिव क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि इनके अंदर NCLT का रोल था, और वो सब कब इफेक्टिव हुए थे, जून 2016 में। जरा पढ़ना आगे। It may be noted that only section 1 of the Companies Act, और section 1 कौन क्या होता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट।
और हर एक्ट का सेक्शन 1 जनरली यही होता है। और मैंने तुम्हारे को बताया था कि कंपनीज एक्ट को शॉर्ट टाइटल में भी क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट भी वो कंपनी एक्ट ही बोलते हैं। एक्सटेंट का मतलब है कहां तक फैला हुआ है, तो आपको पता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मैंने तुम्हारे को यह भी बताया था कि जो पुराना वाला कंपनी लॉ था वो J&K के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन नया वाला होता है। प्लस कमेंसमेंट का मतलब ये इफेक्टिव कब से हुआ था, तो आपको पता है ये 30 अगस्त 2013 से इफेक्टिव हुआ था। तो कह रहा है इट में बी नोटेड दैट ओनली सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2013। खाली एक ही सेक्शन आया था। As far as remaining section of this act is concerned, they shall come into force on such date as the central government का मतलब यहां पे क्या है, MCA by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for bringing into force different provision of the company act। तो वो क्या कह रहा है, जिस टाइम ये कंपनी लॉ आया तो उस टाइम पे खाली सेक्शन 1 को इफेक्टिव किया गया था, बाकी सेक्शंस को MCA को पावर दे दी गई। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे दी, MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कि आप अपने हिसाब से धीरे धीरे इस एक्ट को इफेक्टिव करो। तो उसमें उन्होंने क्या करा, 12 सितंबर 2013 तक 98 सेक्शंस को इफेक्टिव करा एंड एज ऑन 1 अप्रैल 2014 282 सेक्शंस इंक्लूडिंग अर्लियर नोटिफाइड सेक्शन हैव कम इनटू ऑपरेशन आउट ऑफ टोटल 470 सेक्शंस। मैंने क्या बोला था, 1 अप्रैल 2014 तक आउट ऑफ टोटल 470 सेक्शंस खाली कितने सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था, 282, मतलब जनता के ऊपर एप्लीकेबल किए गए थे। द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट मोस्टली पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटिंग टू द एरियाज इन्वॉल्विंग द रोल ऑफ NCLT हैज नाउ कम इनटू फोर्स। कह रहा है जो बाकी सेक्शन थे जिनके अंदर NCLT का रोल था, नेशनल कंप्लेंट ट्रिब्यूनल का, वो सारे अब फोर्स में आ चुके हैं, इसीलिए बाकी सेक्शंस को रोक दिया गया था। और नीचे क्या बोलता है, दस कंपनीज एक्ट 2013 हैज रिप्लेस्ड द 56-year-old लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 1956। तो कह रहा है कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनी एक्ट 1956 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इट मूव्स फ्रॉम रिजाइम का मतलब होता है प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल टू दैट ऑफ लिबरलाइजेशन और सेल्फ रेगुलेशन। कहता है कि जो नया वाला कंपनी लॉ है ना, ये सेल्फ रेगुलेशन मॉडल पे बनाया गया है। अच्छा, ये पता क्या है, हमारे इंडिया के लोग लातों के फकीर है, बातों से नहीं मानते। घंटा ये सेल्फ रेगुलेशन पे बना है। हमारे इंडिया के लोग कभी सेल्फ रेगुलेट हो ही नहीं सकते। तो मेरे को बात बता दो छोटी सी, तुम यहां से जा रहे हो, सामने रेड लाइट है, सबसे पहले तुम ये देखोगे आसपास पुलिस वाला खड़ा है या नहीं खड़ा। तुम देखोगे नहीं खड़ा, तुम रेड लाइट जंप कर दोगे। पुलिस वाला सामने से पेड़ के नीचे से निकल कर आएगा और बोलेगा आजा साइड लगा ले, ऐसा ही होगा ना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब तो ये होता है कि पुलिस वाला खड़ा हो या ना हो, आप जंप नहीं करोगे। और इंडिया के लोग तो ऐसा होते ही नहीं, रेयर ही होते हैं। ये जो कह रहा है कि जो नया कंपनी लॉ सेल्फ रेगुलेशन मॉडल पे लाया गया है, ऐसा पता है क्यों कह रहे हैं, पुराने वाले कंपनी लॉ में जब आप कोई गुनाह करते थे, कोई क्राइम करते थे, तो पेनल्टी पता कितनी होती थी, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 25,000, 1 लाख, 50,000। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में छोटी मोटी पेनल्टी होती थी। नए वाले कंपनी लॉ में पेनल्टी पता कितनी है, तो आपने कोई क्राइम करा, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। तो नए वाले कंपनी लॉ में पेनल्टीज करोड़ तक है। तो डर ही इतना ज्यादा है कि लोग अपने आप सेल्फ रेगुलेट होंगे, अपने आप लॉ ढंग से फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉ ढंग से फॉलो नहीं करा तो पेनल्टी बहुत मोटी लगेगी। ठीक है जी, तो इसलिए कहा जाता है कि नया वाला कंपनी लॉ सेल्फ रेगुलेशन मॉडल पे बनाया गया। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। आपको ऑलरेडी पता है सर, कंपनीज एक्ट में टोटल में कितने सेक्शंस हैं, 470। वो आपको पता है कि आपके कोर्स में पूरे नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स में वो फाउंडेशन इंटर फाइनल लेवल पे बांट दिए जाते हैं, और सीएस के अंदर फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, सीएस ईईटी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल पे बांट दिए जाते हैं। सेम ऐसे ही सीएमए में फाउंडेशन इंटर फाइनल में बांट दिए जाते हैं। लेकिन टोटल में वैसे कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, 470। फॉर कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, मैंने तुम्हारे को दिखाया था एमसी की साइड पे जाके, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स में क्या दिए होते हैं, फॉर्मेट। जैसे आप लोग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हो, ये सब मैंने बताया था। एज अगेंस्ट 658 सेक्शंस कवर्ड इन 13 पार्ट्स एंड 15 शेड्यूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। यहां पे एक्ट का ए कैपिटल कर लेना। तो कह रहा है नए वाले एक्ट में 470 सेक्शंस है, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। कह रहा है पुराने वाले एक्ट में कितने सेक्शंस थे, 658। अच्छा, मैंने तुम्हारे को क्या बताया था, क्या नंबर ऑफ सेक्शंस, इसका मतलब मोटा मोटा 200 कम हो गए, 200 सेक्शंस मोटा मोटा कम हो गए। लेकिन क्या कंपनी लॉ छोटा हो गया, आंसर इज नो। मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि नए वाले कंपनी लॉ में सेक्शंस कम कर दिए गए हैं, रूल्स इंक्रीज कर दिए गए हैं, इसीलिए हम इसको स्केलेटन अप्रोच बोलते हैं। और ऐसा क्यों करा गया, ताकि रूल्स
लॉ जब समय के हिसाब से बदलेगा तो क्योंकि एक्ट अगर बनाया पार्लियामेंट ने तो एक्ट को चेंज भी कौन करेगी? पार्लियामेंट। उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा, फिर वही लंबा रूट है। रूल्स एमसीए बनाती है, चेंज भी एमसीए करती है, उसको लाना आसान है, तो इसलिए नए वाले कंपनी लॉ में रूल्स कम कर सेक्शंस कम कर दिए, रूल ज्यादा कर दिए। तो इट में बी नोटेड दैट द नंबर ऑफ सेक्शंस हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस। आपको बता रहा है कि कंपनीज एक्ट 1956 के कंपैरेटिव में 2013 वाले कंपनी एक्ट में सेक्शंस बहुत कम कर दिए गए हैं। बट एट द सेम टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड इन नंबर ऑफ सेक्शन टू प्रिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। लेकिन कह रहा है नए वाले कंपनी लॉ में रूल्स को इंक्रीज कर दिया गया, thereby recognizing the more importance of delegated legislation। देखो लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, डेलीगेटेड का मतलब है जिसको पावर सौंपी गई है। अच्छा एक बात बताओ, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने लेकिन रूल्स बनाने की पावर किसको दे दी गई? एमसीए को। तो एमसीए है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो एमसीए रूल्स बना रही है और ओरिजिनल पावर नहीं उनके पास, डेलीगेट होकर आई है। किसने दी है? एक्ट ने, पार्लियामेंट ने दी उनको पावर। तो एमसीए कौन हो गया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीए को दी। तो कह रहा नए वाले कंपनी लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का रोल बढ़ा दिया गया है, मतलब एमसीए का रोल बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि नए वाले कंपनी लॉ में रूल्स ज्यादा है और रूल्स कौन बनाता है? एमसीए, और सेक्शंस कम है। It can be said that the Companies Act 2013 has been structured on skeleton approach। क्या ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि कंपनीज एक्ट 2013 को कौन सी अप्रोच पे बनाया गया है? स्केलेटन अप्रोच पे बनाया गया। और स्केलेटन अप्रोच का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सेक्शंस कम, रूल्स ज्यादा। ऐसा क्यों करा गया? तो क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है, समय के हिसाब से बदलता है, तो अगर चीजों को चेंज करना तो इजीली चेंज करा जा सके, बार बार पार्लियामेंट के रूट का वेट ना करना पड़े, अमेंडमेंट एक्ट बार बार ना लाना पड़े। This has been done for ensuring that the law remains relevant at all the time in the changing economic environment। तो क्या कह रहा है? कह रहा है स्केलेटन अप्रोच क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि लॉ डायनामिक है, समय बदलता है, तो उसके हिसाब से इजीली चेंज करना आसान रहा, इसलिए रूल्स ज्यादा कर दिए, सेक्शंस कम। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अब उसके लिए क्या आता है? सेक्शन 1। अच्छा ये जो ऊपर जितनी बातें मैंने बताई ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें पेपर में नहीं पूछता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए बैकग्राउंड क्या था लॉ का, और ये सब बेस है कंपनी लॉ का, इससे चीजें स्ट्रांग होती है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, नींव स्ट्रांग होती है। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सेक्शन 1। और मैं क्योंकि सेक्शन 1 क्या होता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, तो वो ये बता रहा है सेक्शन 1 प्रोवाइड दैट द कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट का ए कैपिटल, कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन स्ट्रक्चर्ड applies on whole of India। Company Act 2013 applies on whole of India and the provision of this act shall apply to the following। पहले बात तो ये बता रहा है कि कंपनी एक्ट के प्रोविजन पूरे इंडिया में लगते हैं, पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मतलब ये तो बात हो गई एक्सटेंट क्लॉज की। और कहां लगते हैं सर? पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बात हमारे को ऑलरेडी पता है, कंपनी लॉ के प्रोविजन जो कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी बनी है उनके ऊपर भी लगेंगे, और जो पहले कंपनीज बन चुकी हैं इंडिया में, रिलायंस, टाटा, पुराने वाले कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 1956, 1913 या उससे पहले 18th सेंचुरी में जो थे, उनमें भी जो कंपनियां बनी है उनके ऊपर भी लगेंगे, पहली बात। दूसरा, और किस पे लगेंगे कंपनी लॉ के प्रोविजंस? सर इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगेंगे, लेकिन आगे एक लाइन लिखी है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी with the provisions of Insurance Act 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। अब इसका क्या मतलब है? सर हमारे इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए दो स्पेसिफिक लॉ हैं, एक है इंश्योरेंस एक्ट और एक है IRDA एक्ट। वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से हैं। तो वो क्या कह रहा है? हमारा कंपनी लॉ इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगेगा, एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट। का मतलब क्या है? अगर हमारे कंपनी लॉ की उनके लॉ से, इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट से कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो उनका वाला लॉ प्रिवेल करेगा, वहां पे कंपनी लॉ नहीं लगेगा। क्या वही वाली बात नहीं हो गई? स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ, कि यहां पे उनका वाला लॉ स्पेसिफिक लॉ है तो वो कंपनी लॉ के ऊपर प्रिवेल कर गया। तो इसको ऐसे पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या था कि हमारा कंपनी लॉ हर के वो कंपनी पे लगे जो इंडिया में बनी है, इस कंपनी एक्ट में बनी है, पहले वाले में बनी है। दूसरा, हमारा कंपनी लॉ इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी उन पे भी लगेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के स्पेसिफिक लॉ बने हुए हैं, IRDA एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट, अगर उनसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो नहीं लगेगा, मतलब उनका लॉ प्रिवेल करेगा। सेम ऐसे आगे बढ़ते हैं। और किसके ऊपर हमारा कंपनी लॉ एप्लीकेबल होगा? शैल अप्लाई टू द बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज पे भी लगेगा, लेकिन इंडिया में बैंकिंग कंपनीज के लिए स्पेसिफिक लॉ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जरा आगे बढ़ो। एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसका क्या मतलब है? नॉर्मली हमारा कंपनी लॉ बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, लेकिन अगर हमारे कंपनी लॉ का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ
तो हमारा कंपनी लॉ नहीं लगेगा, मतलब उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारे कंपनी लॉ पे प्रिवेल करेगा, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा तो हमारा कंपनी लॉ बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, मतलब उन बैंकिंग कंपनीज को कंपनी लॉ भी फॉलो करना और अपना वाला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना है। नेक्स्ट आगे, और हमारा कंपनी लॉ कहां लगेगा? कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा कंपनी लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनके ऊपर भी लगेगा, लेकिन उनके लिए भी इंडिया में स्पेसिफिक लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो आगे वही वाली बात है, इन एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि नॉर्मली हमारा कंपनी लॉ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे लगेगा, एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर उनके लॉ से कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से तो फिर हमारा कंपनी लॉ नहीं लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रिवेल करेगा किसके ऊपर? कंपनी लॉ के ऊपर। आगे, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब एनी अदर कंपनी कौन सी हो गई? LIC, SBI, जिनके खुद के अलग से लॉ हैं, उनके ऊपर भी लगेगा। अच्छा, इसके अलावा ICAI, ICSI, लेकिन अगर उनके लॉ से कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो हमारा कंपनी लॉ नहीं लगेगा, मतलब उनका वाला प्रिवेल करेगा। फिर इसके अलावा कह रहा सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इसका क्या मतलब है कि आने वाले टाइम पे, अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, अगर आने वाले टाइम पे भारत सरकार और कुछ भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। नीचे क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल टू अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। सर व्हाट इज अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज? अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म्स, तो हमारा कंपनी लॉ पार्टनरशिप फर्म्स पे नहीं लगता। तो कह रहा है अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी कौन सी? एसोसिएशन पार्टनरशिप जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पर्संस हैं, वो इलीगल होती है, नॉर्मल बात बता रहा आपको। अब आता है कंपनीज एक्ट जो 1956 है, ये भी होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता था। हाउएवर प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। अच्छा, जैसे भी हम नया वाला कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013, क्या ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है? यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यस। कह रहा है कंपनी एक्ट 1956 भी होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता था, लेकिन उस सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 जो पुराने वाले कंपनी एक्ट का था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो इस एक्ट को अप्लाई करें, नागालैंड के ऊपर मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस कंपनी एक्ट 1956 का सेक्शन 620B और 620C जो था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो चाहें तो इस एक्ट के प्रोविजंस एग्जम्प्ट कर दें, किसके लिए? गोवा, दमन एंड दीव एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसका मतलब पुराना वाला कंपनी लॉ पूरे इंडिया पे लगता था, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं लगता था। कहां नहीं लगता था? नागालैंड, दमन दीव, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप देखो तो सारी मोस्टली टूरिस्ट स्टेट्स हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे को बोलता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर थी एग्जम्प्ट करने की कि किस स्टेट पे अप्लाई करना है, पुराने वाले कंपनी लॉ को किस स्टेट पे नहीं करना। लेकिन मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि नए वाले कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर छीन ली गई है और नया वाला कंपनी लॉ पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होता है। तो यही वो बता रहा है, दीज काइंड ऑफ पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन टेकन अवे बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वाली पावर्स को छीन लिया गया। मतलब क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर देती थी ना चीजों को, वो वाली पावर को छीन लिया गया और नया वाला कंपनी लॉ अब फ्रॉम द डे 1 पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है यूनिफॉर्मली, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो कह रहा है दस 2013 एक्ट्स puts an end to the power of central government under the 1956 act to exempt from provisions of the Companies Act based on रीजनल कंसिडरेशंस। तो पहले रीजन के बेस पे सरकार को लगता था टूरिस्ट स्टेट है, इसको हटा दो, इसके ऊपर कंपनी लॉ मत लगवाओ। वो सब चीजें जो पहले हटा देती थी सरकार, वो सारी चीजें अब एप्लीकेबल होती हैं। वो सारी चीजें अब नए वाले कंपनी लॉ में रीजन के बेस पे जो पहले एग्जम्पशन मिलती थी वो अब नहीं मिलती। ठीक है जी, नया वाला कंपनी लॉ पूरी यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। क्या सर ये आपको ऑलरेडी पता है? कंपनी लॉ में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है सर? सबसे ऊपर एमसीए है, उसके नीचे 31 आरओसीज हैं, सॉरी उसके नीचे 10 आरडीज हैं, रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे क्या है? आरओसीज 31, हर स्टेट का जनरली अपना। तो कह रहा था कंपनीज एक्ट 2013 इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सबसे ऊपर एक एमसीए है एंड इट हैज द जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है दायरा, ये पूरे इंडिया के लिए एक ही है, एंटायर कंट्री। फर्दर कह रहा है अंडर द एमसीए देयर आर कितने रीजनल डायरेक्टर्स? 10 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। इंडिया को 10 रीजन्स में डिवाइड करा गया और मैंने क्या बोला था, बाय क्वालिफिकेशन आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। और जितने भी स्टेट्स इन आरडीज के नीचे आती हैं उन्हें आरडी संभालेंगे एंड जितने भी आरओसी हैं कह रहा है वो आरडी के नीचे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। तो इसका सबसे ऊपर कौन हो गया? एमसीए, उसके नीचे कौन होगा? आरडीज, उसके नीचे कौन होगा? आरओसी। ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझा दिया था। प्लस इसके अलावा अगर इंडिया में कंपनी लॉ में केस हो जाए तो केस कहां जाएगा? एनसीएलटी पे। तो कह रहा है इन एडिशन टू अफोर्सेड स्ट्रक्चर एनसीएलटी इज ऑल्सो वन क्वासी जुडिशियल बॉडी। मैंने केस के बारे में बताया था। क्वासी का मतलब क्या होता है? विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो।
जो दिखता है लेकिन होता नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है इंडिया में एनसीएलटी भी बनाया गया, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जहां पे कंपनी लॉ के केस जाते हैं। और एनसीएलटी क्या था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जहां पे कंपनी लॉ के केस जाते हैं। इट में बी नोटेड प्रोविजंस ऑफ एनसीएलटी, जितने भी एनसीएलटी के प्रोविजंस है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है मर्जर अमलगमेशन, दो कंपनियों का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। वाइंडिंग अप, सिक कंपनीज मतलब बीमार कंपनीज, मतलब जो कंपनी पुअर परफॉर्मेंस दे रही है, वो सारे केसेस एनसीएलटी के हैंडल करता है, इन सारी कंपनीज के केस। कह रहा है वो सारे प्रोविजंस अब फोर्स में आ चुके हैं, कब से? 1 जून 2016 से। मैंने क्या बताया था कि कंपनी एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं, लेकिन वो सारे एक साथ फोर्स में नहीं आए थे, उन्हें धीरे धीरे इफेक्टिव किया गया था और जून 2016 तक पूरा कंपनी लॉ इफेक्टिव हो गया था। अब आगे बढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी से। वैसे तुम्हारे को अब आगे बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर तुम देखो तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे को ऑलरेडी आती थी, ये बेस ही तो तुम्हारा बनवा रहा था मैं। अब बुक से रीड करना कितना आसान हो गया, चीजें बहुत सारी हमें पहले से आती थी, अब आगे भी समझेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ कंपनी से, यहां से देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस मीनिंग ऑफ कंपनी से, और ये आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा है कि कंपनी वर्ड कहां से डिराइव हुआ था। मैंने आपको बताया था कंपनी वर्ड 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब एक का मतलब था कॉम, जिसका मतलब होता है विद और टुगेदर, और दूसरा क्या था? पनीस, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेड और मील। तो दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उसी तरीके से इकट्ठा काम करने को आज की डेट में क्या बोलते हैं? कंपनी। तो देखो बता रहा है द वर्ड कंपनी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉम, कॉम का मतलब क्या होता है? विद और टुगेदर। दूसरा वर्ड क्या है? पनीस, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेड और मील। दोनों को जोड़ दे तो क्या बना? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर, टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोलते थे, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को आज के में क्या बोलते हैं? कंपनी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ना आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझा देता हूं। मैंने तुमको बताया कि सर हमारे इंडिया में 2 तरीके की कंपनी होती है, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी जो कि कंपनी एक्ट में बनी है, एक होती है रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट जिनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज भी बोलते हैं। ये हमने समझा। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं यहां पे ना, आगे बढ़ने से पहले। हमारे इंडिया में ना एक कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, क्योंकि अब अगला कॉन्सेप्ट यही आने वाला है तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं। हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसको हम शॉर्ट में एओपी बोलते हैं। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मतलब क्या है? जहां पे कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी क्या है? वो भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्योंकि वहां पे आपको पता है प्राइवेट कंपनी में 2 बंदे चाहिए होते हैं, पब्लिक में 7। पार्टनरशिप फर्म है, वो भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वहां पे 2 बंदे चाहिए होते हैं। एलएलपी है, वो भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वहां पे भी मिनिमम 2 बंदे चाहिए होते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो शब्द है, जहां पे कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, ये इंडिया में 2 तरीके की होती है। ये इंडिया में 2 तरीके की होती है। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी और एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। सर अब इन दोनों में फर्क क्या है? सर इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, नहीं होती। तो अब दोनों का एग्जांपल लेके बात करें। सर सेपरेट लीगल एंटिटी अब आपको पता ही क्या है, जैसे तुम्हारे को मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि रिलायंस क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एओपी है, कंपनी है ना वो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर मुकेश अंबानी रिलायंस के बिहाफ पे लोन लेते हैं और कल को अगर रिलायंस नहीं चुका पाती, तो केस अंबानी पे नहीं होगा, रिलायंस पे होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर मुकेश अंबानी अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए कोई पर्सनल लोन लेते हैं और वो नहीं चुका पाते, तो केस अंबानी पे होगा, रिलायंस पे नहीं होगा। इसका मतलब जो रिलायंस को चला रहे हैं वो अलग है और रिलायंस अलग है। कंपनी की क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती ना, मान लो 3 बंदे हैं, 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, और अगर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे लोन लिया और कल को अगर वो पार्टनरशिप फर्म लोन नहीं चुका पाती, तो सीधा केस पार्टनर्स के नाम पे होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यही कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क होता है। तो मैंने क्या बोला? इनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी होती है? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी है? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसके एग्जांपल में लिखो कंपनी, एग्जांपल कंपनी,
एग्जाम्पल एलएलपी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, अब आपको ऑलरेडी पता है, जो खुद के एक्ट से बनती है, एग्जाम्पल एलआईसी वगैरह है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। और इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका क्या मतलब है कि कल को अगर ये कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनके खुद के नाम से वो ट्रांजैक्शन होगी, इनके चलाने वालों के नाम से नहीं होगी। और अगर कुछ गलती भी होती है तो यही जो एंटिटी है वो खुद ही जिम्मेवार होगी। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती? इसके एग्जांपल में लिखो, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ एटसेट्रा। तो इनकॉर्पोरेटेड एओपी और अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी, दो तरीके की एओपी हो गई। इनकॉर्पोरेटेड कौन सी वाली, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अनइनकॉर्पोरेटेड कौन सी होती है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो ये जो इनकॉर्पोरेटेड शब्द है ना, ये यूज ही वहां होता है जिन एंटिटीज की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब पता है मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, तुम्हें अगर याद हो, जब मैंने तुम्हारे को कंपनी की डेफिनेशन करवाई थी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, ये रही, तो मैंने तुम्हारे को क्या पढ़वाया था, अगर तुम्हें याद हो, ये रहा सेक्शन 2 क्लॉज 20। एज पर दिस कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तुम्हारे को वो तीन डेफिनेशन एक साथ करवाई थी ना मैंने, कंपनी की, फॉरेन कंपनी की और बॉडी कॉर्पोरेट की। तो जब मैं तुम्हारे को ये डेफिनेशन कंपनी की करवा रहा था, तो मैंने तुम्हारे को उस टाइम पे शब्द बोला था कि यहां पे इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड लिख लो। मैंने तुम्हारे को ये बात बोली थी, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड लिख लो। लेकिन मैंने तुम्हारे को याद होगा ये भी बोला था कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड नहीं होता। सिर्फ आज की क्लास के लिए बता रहा हूं, आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि इनकॉर्पोरेटेड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो आज मैंने तुम्हारे को बता दिया, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड नहीं होता। इनकॉर्पोरेटेड शब्द का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इनकॉर्पोरेटेड शब्द यूज ही वहां होता है जिसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब तुम खुद सोचो कायदे से, अब तुम्हारा, अच्छा यूट्यूब पे 99% टीचर्स देख लेना, 99 के 100 ही मान लो, सारे के सारे इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड बता रहे हैं। अच्छा अब तुम खुद कायदे से सोचो, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अगर होता, तो इसका मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब अनरजिस्टर्ड। अब जरा इससे जोड़ो, हमारे इंडिया में पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म, आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि इंडिया में पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो अब इसका मतलब यह हो गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड हो गई, अगर वो रजिस्टर्ड हो गई तो क्या वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी? क्योंकि सर इनकॉर्पोरेटेड शब्द तो यूज ही वहां होता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और पार्टनरशिप की तो सेपरेट लीगल एंटिटी कभी होती ही नहीं, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। इसका मतलब इनकॉर्पोरेटेड को अगर हम फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड माने और अनइनकॉर्पोरेटेड को अनरजिस्टर्ड माने, तो फिर तो ये मतलब हो गया कि अगर पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर हो गई तो इनकॉर्पोरेटेड, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड रजिस्टर्ड नहीं होता, टीचर गलत सिखाते हैं। लेकिन अगर मैं भी पहली क्लास में ही ये सब टेक्निकल बात कर लेता ना, तुम लोगों को लगता है यार सर पता नहीं कितनी आगे चले गए, डिटेल में बात कर दी, धीरे धीरे करके समझाया। तो मैं पहले इस टॉपिक का वेट कर रहा था कि एओपी कितने तरीके की होती है, पहले वो समझा दूं, उसके बाद बताऊंगा। तो आज के बाद तुम्हें अब समझ आ गया इनकॉर्पोरेटेड शब्द का मतलब क्या है, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड शब्द का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जब हम बोल रहे हैं कि एज पर दिस कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट, तो मतलब क्या है, कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 में सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट की गई है, और भले ही वो इस वाले कंपनी लॉ में बनी है 2013 वाले में, पहले वाले में बनी है। किसी से पूछ लेना, अब इवन कंपनी लॉ के टीचरों को भी घंटा नहीं पता बहुत सारे लोगों को कि क्या इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है। सब फॉर्म्ड रजिस्टर्ड सिखा रहे हैं, लेकिन तुम हमसे पढ़ रहे हो ना, तो अलग ही लेवल की नॉलेज दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सामने तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा कोई, मजे लेना आसपास के लोगों से जो तुम्हारे इधर उधर दूसरे सेंटर से क्लास ले रहे हो ना, हमारे पास भेजो उन्हें। चलो जी, चलो चलो चलो। तो अब हमने समझा कि सर एओपी दो तरीके की होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी और एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। सर इनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी होती है सर, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी होती है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। और दोनों के मैंने एग्जांपल लिखवा दिए, उसके एग्जांपल में कंपनी, एलएलपी वगैरह वगैरह, और उसके एग्जांपल में पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ एटसेट्रा, ये सब। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको बुक से पढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है।
एन एसोसिएशन में बी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या आपको ये दोनों बात पता है ऑलरेडी? यस। तो एओपी दो तरीके की होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड, दूसरी कौन सी होती है? अनइनकॉर्पोरेटेड। सर इनकॉर्पोरेटेड कौन सी है? कहता है एन इनकॉर्पोरेटेड एओपी इज अ सिंगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। देखो लाइन से क्लियर हो रहा है। कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड एओपी कौन सी है? जहां पे एओपी अलग है और जिन लोगों ने इंडिविजुअल्स ने उसको बनाया है वो दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है, मतलब कंपनी अलग, उसको चलाने वाले अलग। तो जैसे मुकेश अंबानी अलग चीज है और रिलायंस अलग चीज है। रिलायंस के बिहाफ पे डीलिंग हो रही है तो रिलायंस जिम्मेवार है, और मुकेश अंबानी पर्सनल डीलिंग कर रहे हैं तो वो खुद जिम्मेवार है। Whereas unincorporated AOP is mere collection और aggregation of individuals। लेकिन कह रहा है unincorporated AOP में ऐसा नहीं होता, यहां पे सिर्फ कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, पूरी एंटिटी के बिहाफ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो बंदे खुद ही जिम्मेवार होंगे। एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म, एंटिटी जिम्मेवार नहीं होती। अब वो क्या कह रहा है, जो इनकॉर्पोरेटेड एओपी है वो दो तरीके से बनेगी, या तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, एग्जांपल वही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जिसका मतलब एग्जांपल वही एलआईसी, आईसीएआई, आईसीएसआई, ये सब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है जिन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। और टू अ कंपनी लेजिस्लेशन, या फिर कंपनी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ, या वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है जनरली, कह रहा है, या कंपनी लॉ में बनती है। तो कह रहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हैव बीन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा है इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी जो खुद के एक्ट से बनी है, एग्जांपल एलआईसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वगैरह, और इनको हम एक नाम देते हैं क्या? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कंपनी। क्या ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि हमारे इंडिया में दो तरीके की कंपनियां होती हैं, ये ऊपर समझाया था। एक वो जो खुद के एक्ट से बनी है और एक वो जो कंपनी एक्ट में बनी है। ये रही जो कंपनी एक्ट में बनी है, रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं, जो खुद के एक्ट से बनी है स्पेशल एक्ट में हम स्टैट्यूटरी कंपनीज या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, वही बता रहा है यहां पे। कह रहा है वेयरएज कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एटसेट्रा हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द कंपनी एक्ट। कह रहा है लेकिन जो हिंदुस्तान लीवर है, टाटा, ये सब कंपनी एक्ट में बनी है, तो ये सब कौन हो गई? इनकॉर्पोरेटेड एओपी। तो कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड एओपी कंपनी एक्ट के थ्रू भी बन सकती है, स्पेशल एक्ट से भी बन सकती है। इवन इतना दिमाग नहीं लगाना, इसके अलावा कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो सब क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एओपी। क्या उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट शब्द हम यूज ही वहां करते हैं जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब क्या कह रहा है? द ट्रेडिंग पार्टनरशिप विच इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट इज एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप फर्म है वो क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी है। अब आगे बढ़ते हैं। सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी, क्या ये हमारे को ऑलरेडी आता है? सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी, हमने तीन डेफिनेशंस को एक साथ पढ़ा था। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट और सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी। आपको याद है हमने इन तीनों को एक साथ पढ़ा था। तो अब हम 2 क्लॉज 20 हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो कह रहा है कंपनी शब्द 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है, और यहां पर क्या लिखा है? कंपनी मींस का मतलब आपको पता है फाइनल डेफिनेशन है, a company incorporated under Companies Act 2013 और under any previous law relating to companies। इसका मतलब कंपनी किसको मानते हैं? जो इंडिया में बनी हो, भले ही फिर वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या पहले वाले किसी कंपनी लॉ में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे को ऑलरेडी पता है। अच्छा एक चीज लिखिए, ये वाला, ये पैराग्राफ को ना अभी नहीं पढ़ना, ये पैराग्राफ को भी इग्नोर करो, इस लाइन को। यहां पे लिखा है It may be noted that the term company shall be used in the sense as defined above for the entire Companies Act unless the context otherwise requires। इस लाइन का क्या मतलब है अभी इग्नोर कर रहे हैं, इसको सिर्फ यहां पे इतना लिख दो, ये हम बाद में पढ़ेंगे। रेड विद होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंसेप्ट लिख दो, रेड विद होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंसेप्ट। जब मैं तुम्हारे को अगले वाले चैप्टर पे टाइप ऑफ कंपनी वाले चैप्टर पे लेकर जाऊंगा तो वहां पे ना तुम्हारे को मैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी सिखाऊंगा। जब वो कंसेप्ट पढ़ा दूंगा ना उसके बाद इस लाइन पे वापस आऊंगा और समझाऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है। अभी के लिए इग्नोर करो, अभी आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन समझो कि कंपनी जो डिफाइन है वो 2 क्लॉज 20 में, और उसका मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी, भले ही वो कंपनी एक्ट 2013 में बनी हो या पहले वाले में बनी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, और तुम्हारे को वैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मैंने तुम्हारे को कंपनी की जनरल डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही समझा दिए थे तुम्हारे को। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेस, ये लिखवाई थी ना डेफिनेशन, ये वाली कंपनी की जनरल डेफिनेशन की। कंपनीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस विद कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स एंड इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये सब सिखाया था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सिखाया था, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सिखाया था। अब वही सब तुम्हारे को बता रहा है। अब सबको वन बाय वन समझते हैं। और इस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर एक बहुत फेमस केस भी है सालोमन एंड सालोमन का, वो भी क्या है? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड का, वो भी क्या है देखेंगे। पहले सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है पहले नॉर्मल पढ़ते हैं, फिर इस केस में क्या हुआ था वो समझाऊंगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कह रहा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन
हैविंग अ पर्सनैलिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। कह रहा है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी के जो मेंबर जो उसको चला रहे हैं वो अलग चीज है और कंपनी एक अलग चीज है। आगे Thus a company has got an entity which is separate from its members। तो कह रहा है कंपनी एक ऐसी एंटिटी जो उसके मेंबर से हटके है। एंड सिंस दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज कॉन्फर्ड बाय लॉ, कॉन्फर्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड बाय लॉ, और कह रहा है ये सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट लॉ ने ही प्रोवाइड करा है, प्रोवाइडेड बाय लॉ। इट इज सेड दैट अ कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हम कहते हैं कि कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर एक बहुत फेमस केस है, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था जरा मैं वो समझा देता हूं। केस में क्या हुआ था जरा हम वो समझते हैं, पहले बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, इस केस को समझने से पहले ना 2-3 बातें मेरे को क्लियर कर दो। सर हमारे इंडिया में जो लोन होते हैं ना, जब कोई कंपनी लोन लेती है तो वो लोन 2 तरीके के होते हैं। कोई लोन लेती है या देती है तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। आपने ये शब्द स्कूल लेवल पे भी सुना होगा कि हमारे इंडिया में 2 तरीके के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? सर दोनों में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने लोन लिया, अगर मेरी कंपनी, मान लो मैंने किसी से लोन लिया है और सामने वाला कह रहा है कि भैया मैं सिक्योर्ड लोन दूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं लोन लूंगा और बदले में कोई चीज सामने वाले के पास गिरवी करूंगा, मॉर्गेज करूंगा या प्लेज करूंगा। एग्जांपल तुम लोग देखते हो कि मुथूट फाइनेंस से लोग गोल्ड लोन लेते हैं। तो गोल्ड लोन में क्या होता है कि आप मुथूट फाइनेंस के पास अपना गोल्ड गिरवी करते हो और बदले में सामने वाले से एज अ कोलेटरल क्या गिरवी करो, कोलेटरल रखवाने के बाद सामने वाले से लोन ले लेते हो, उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि जब एक बोरोवर ने लोन लिया तो बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी सामने वाले के फेवर में गिरवी कर दी। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है कि सामने वाले ने हमारी गुडविल के बेस पे लोन दे दिया, वो सिक्योर्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने कोई चीज गिरवी नहीं करी। अगर कल को मैं लोन चुका दूंगा तो बहुत बढ़िया, अगर कल को मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो सामने वाला मेरी कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसके पास कुछ गिरवी करवाया ही नहीं। सामने वाले के पास सिर्फ एक ही राइट है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट से जाकर मेरे ऊपर एक्शन ले, मेरे ऊपर केस कर दे कि सर इसने मेरे पैसे मार लिए, बस। ठीक है जी। तो ये बात समझ आती है कि हमारे इंडिया में 2 तरीके के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? जहां पे हम सामने वाले के फेवर में कोई चीज गिरवी करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? जहां पे हम कुछ गिरवी नहीं करते, सामने वाला हमारी गुडविल के बेस पे लोन दे देता है। अब मैं ऐसा ये सब क्यों समझाया? सर एक चीज सुनना, हमारे इंडिया में कभी भी कोई कंपनी अगर डूबने वाली होती है ना, डूबने वाली कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं, तो उस कंपनी को एक प्रोसेस में जाना पड़ता है। उस प्रोसेस का नाम होता है वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एसेट सोल्ड ऑफ होते हैं, लाइबिलिटीज पेड ऑफ होती हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? कंपनी के सारे एसेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटीज को चुकाया जाता है, लाइबिलिटीज को पेड ऑफ किया जाता है। एसेट सोल्ड ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। तो जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एसेट्स को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को चुकाया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस। और ये प्रोसेस को संभालने के लिए कोर्ट से एक बंदा आता है, उस बंदे को हम बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। अच्छा, इसे लिक्विडेटर पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइंडिंग अप का ही दूसरा नाम है लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप का ही दूसरा नाम होता है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन से बन गया लिक्विडेटर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं और कंपनी ने मार्केट से लोन ले रखा है और कंपनी अगर उस लोन के पैसे को नहीं चुका पा रही, तो उस कंपनी को वाइंडिंग अप के प्रोसेस में लाया जाएगा। और उसमें क्या होगा? वाइंडिंग अप के प्रोसेस में कोर्ट से एक बंदा आएगा, लिक्विडेटर, जिसका काम क्या होगा? उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेचे और उससे कंपनी की लाइबिलिटीज को चुकाए। अब जब अगर ऐसा हो गया कि अगर लाइबिलिटी एक्सीड ओवर एसेट हो गई, अगर लाइबिलिटी एक्सीड ओवर एसेट हो गई, जैसे मान लो कि कंपनी के पास एसेट्स हैं 1 करोड़ के और लाइबिलिटी है 1.5 करोड़ की। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम कंपनी के सारे एसेट्स बेच भी देंगे तो क्या 50 लाख रुपए की डेफिशिएंसी है, कम पड़ रहे हैं? यस।
अब वो तो 50 लाख जो कम पड़ गया है उसके लिए कोई मेंबर अपनी जेब से थोड़ी देगा। अब अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि बस अल्टीमेटली कंपनी की लायबिलिटी खुद की कंपनी की है, तो बस कंपनी हाथ खड़ा कर देगी, भैया हमारे पास इतना ही है, बात खत्म हो गई। और अल्टीमेटली सामने वाले का, जिन्होंने भी लोन दिया था, उनका 50 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा, तो अब कब क्या होगा, अब कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डिसॉल्व का मतलब होता है अब आरओसी के रिकॉर्ड से कंपनी का नेम कट हो जाएगा। इसका मतलब जब कोई तुमसे पूछे कि वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में फर्क क्या होता है, क्योंकि ना हमारे इंडिया में दोनों लोग इन चीजों को दोनों को सेम समझते हैं, इन दोनों शब्दों को, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन लोगों को सेम लगता है। अगर तुमसे कोई इंडिया में पूछे कि सर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में फर्क क्या है, तुमसे कोई एक लाइन में पूछे, तो सर आप आज के बाद यह बोलोगे कि वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द कंपनी। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द कंपनी। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसके अंदर एसेट्स आर सोल्ड ऑफ, लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। एसेट्स बेचे जाते हैं और लाइबिलिटीज चुकाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन एक स्टेज है। इट इज द अल्टीमेट, तुमसे पूछे डिसोल्यूशन क्या है, इट इज द अल्टीमेट डेथ ऑफ द कंपनी। ये अल्टीमेट डेथ है जहां पे कंपनी का नाम रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से काट दिया जाता है। इट इज द अल्टीमेट डेथ ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो ये एक अल्टीमेट डेथ है। तो जब देखो, जब तक एसेट सोल्ड ऑफ है, लायबिलिटीज पेड ऑफ है, तब तक वो कंपनी वाइंडिंग अप में, मतलब जिंदा है। जब सब कुछ हो जाएगा तो लिक्विडेटर अपनी एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट करेगा कि इस कंपनी का सब कुछ बिक गया है और अभी भी इस कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है बिकने के बाद भी कि वो पूरी लायबिलिटीज चुकाए। और जब कोर्ट को लगेगा कि अब कंपनी में कुछ नहीं बचा, तो कोर्ट अपने रिकॉर्ड से उस कंपनी का नाम काट देगा, अपने रिकॉर्ड से उस कंपनी का नाम काट देगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ये बात आप लोगों को समझ आती है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, जैसे कोई बंदा मरने वाले हालात पे होता है ना, वेंटिलेटर पे होता है, तो वो वाइंडिंग अप, अभी मरा नहीं है, मर भी सकता है और बचने की भी उम्मीद है। वाइंडिंग अप में भी कई बार ऐसा होता है, कंपनी मर भी सकती है और कोई बड़ा इन्वेस्टर फंडिंग देकर उस कंपनी को बचा भी सकता है। लेकिन एक बार कंपनी डिसॉल्व हो गई तो कहानी खत्म। तो सेम ऐसे ही अगर एक बार बंदा वेंटिलेटर से मर गया तो कहानी खत्म, अब वो बच नहीं सकता, अब तो सीधा स्वाहा ही होगा। तो सेम वही है। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में फर्क समझ आ गया। तो तुमसे कोई पूछे दोनों सेम से लगते हैं, तो वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द कंपनी एंड डिसोल्यूशन इज द अल्टीमेट डेथ ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब मैंने क्यों समझाया, सर हमारे इंडिया में एक रूल है, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, तो अब मैंने क्या बोला, एसेट सोल्ड ऑफ होंगे, लायबिलिटीज पेड ऑफ होगी। तो जब एसेट्स बेचे जाएंगे तो उससे जो पैसा रिकवर होगा, सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होती है। सबसे पहले पेमेंट किसको होती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद पेमेंट होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, और शेयर होल्डर्स में से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, बाद में इक्विटी वालों को पैसा मिलता है। ये होती है हायरार्की। कि तुमसे कोई पूछे जब कोई कंपनी डूबती है तो पेमेंट किस ऑर्डर में की जाती है, सबसे पहले सिक्योर्ड वालों को, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लास्ट में कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब इन सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा सालोमन के केस में। अब हम सालोमन के केस के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो बड़े ध्यान से सुन लो, अब जो मैं तुम्हें सालोमन का केस समझाने जा रहा हूं, यह केस इंडिया का नहीं है, इंग्लैंड का है। तो मैं यहां पे जितनी भी बात करूंगा ना, वो रुपीज में नहीं करूंगा, पाउंड्स में करूंगा। किस में करूंगा, पाउंड्स में, क्योंकि वहां पे पाउंड चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सर सालोमन नाम का एक बंदा था सर, ये इंग्लैंड में रहता था और ये शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, जूते बनाता था, शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, जूते बनाता था, सालोमन नाम का बंदा। अच्छा, ये पहले ना सोल प्रोप्राइटर था, सोल प्रोप्राइटर था। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर तो समझते हो आप कि मतलब जैसे गली मोहल्ले में हमारे पापा लोगों की दुकान होती है, उसे बोलते सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेला बंदा ही पूरी दुकान को संभाल रहा है। तो पहले सालोमन यही था, अकेला बंदा था, दुकान चलाता था, जूतों का काम करता था, जूते बनाता था, बेचता था। इंग्लैंड में इसकी दुकान थी। अच्छा, जब आपकी दुकान होती है ना, तो आसपास में एरिया में अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी गुडविल भी होती है।
तो सालोमन की ना गुडविल अच्छी थी, तो वो क्या करता था कि जैसे कई बार मान लो सालोमन ने किसी को पेमेंट करनी है और मान लो कुछ पैसे कम पड़ गए, तो वो आस पड़ोस वाले दुकानदार से हेल्प ले लेता था, उधार में ले लेता था, पैसे बोरो कर लेता था और बोल देता था कि भैया 1 वीक में 2 वीक्स में वापस कर दूंगा, और वो उनको रिटर्न भी कर देता था। तो आसपास के शॉपकीपर्स के सामने उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी कि भैया वो उनसे पैसा भी लेता है आसपास के दुकानदार से, लेकिन टाइमली वापस कर देता है, तो लोगों के सामने उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी। लेटर ऑन सालोमन के मन में आया कि एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं, और उसने एक कंपनी बनाई जिसका उसने नाम रखा सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड। उसने एक कंपनी बनाई जिसका उसने नाम क्या रखा, सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड। अच्छा, नाम से क्लियर हो रहा है क्या प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, बीच में प्राइवेट नहीं आ रहा। और आपको पता है सर, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने शेयर होल्डर चाहिए होते हैं? इंग्लैंड में भी यही रूल था जो इंडिया में, जैसे आपको पता है कि हमारे लॉ ब्रिटिश लॉ से कॉपी किए गए हैं, तो जैसे इंडिया के अंदर क्या रूल है आप लोगों को पता है कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो वहां पे भी उस टाइम पे यही रूल था कि अगर पब्लिक कंपनी बनानी तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। प्लस अगर इंडिया में अगर आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाते हो तो मेंबर की बात हो गई, शेयर होल्डर्स की। डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं? प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम 15। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब ये पब्लिक कंपनी थी, वहां पे भी कॉन्सेप्ट सेम था। तो इस कंपनी के अंदर ना जो टोटल पैसा लगाया गया, पहले तो सालोमन दुकान चला रहा था, तो उसने बाद में सोचा कि कंपनी खोलते हैं, तो इस सालोमन ने ना इस कंपनी में जो टोटल पैसा लगाया वो लगाया 38,782 पाउंड्स। टोटल पैसा अपनी दुकान से निकालकर इस कंपनी में लगाया गया। और पता कैसे लगाया गया? इसकी भी बाइफर्केशन है। 38,782 पाउंड में से 20,000 पाउंड के 20,000 पाउंड के उसने इस कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाया एट 1 पाउंड ईच। उस कंपनी में 20,000 पाउंड के शेयर्स लगाए, 1 पाउंड का एक शेयर था, तो मतलब 20,000 पाउंड के शेयर्स हो गए 38,782 पाउंड में से। आगे 10,000 पाउंड का उसने उस कंपनी को सिक्योर्ड डिबेंचर्स में पैसा लगाया। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स में पैसा लगाने का क्या मतलब है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स में पैसा लगाने का क्या मतलब है कि मतलब उस कंपनी ने सालोमन के नाम पे डिबेंचर्स इशू करे और बदले में सालोमन ने कंपनी को लोन दे दिया, और क्योंकि ये सिक्योर्ड है तो इसका मतलब सालोमन ने बदले में कंपनी की कोई प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी करवा ली उस पैसे की अपने नाम पे, और 8,782 पाउंड का उसने कंपनी में लगाया कैश। आप समझ पा रहे हो? तो हो कुछ नहीं रहा, एक जेब से पैसा दूसरी जेब में जा रहा है। मतलब पहले सालोमन का खुद का पैसा था, अब उसने कंपनी बना दी, तो उसने गेम क्या करी, 38,782 पाउंड जो उसके पास दुकान में पड़े थे उसने कहा कंपनी के अंदर लगाए। वो कैसे लगाए? 20,000 पाउंड कंपनी को दिए और कंपनी को बोला भैया हमारे नाम पे 20,000 पाउंड के शेयर इशू कर दो। 10,000 पाउंड भी अगेन कंपनी को दिए और बोला इसके हमारे को सिक्योर डिबेंचर इशू कर दो, और 8,782 पाउंड कंपनी को कैश यूज करने के लिए रखवा दिया। अगर आप गेम समझो, अब ये 20,000 पाउंड के शेयर्स हैं, एक शेयर 1 पाउंड का है, तो टोटल शेयर्स कितने के हो गए? टोटल शेयर्स कितने हो गए? 20,000 शेयर्स। एक शेयर 1 पाउंड का 20,000 पाउंड शेयर है, तो 20,000 शेयर्स हो गए। अब ये 20,000 शेयर्स बटे पता कैसे? क्योंकि सालोमन ही उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा था, तो सालोमन ने खुद ने इन 20,000 शेयर्स में से 19,994 शेयर्स अपने पास रखे, प्लस उसके 4 सन थे, उनको 4 शेयर्स उनको दे दिए, 1 शेयर ईच। एक उसकी डॉटर थी सालोमन की, एक शेयर उसको दे दिया, और बीवी इसकी एक ही थी, एक इसकी बीवी थी, एक शेयर उसको दे दिया।
सर अगर आप देखो क्या 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, क्या सातों पूरे हो गए? यस। सालोमन एक खुद हो गया, 4 बच्चे 5, एक डॉटर हो गई 6 और एक वाइफ हो गई 7। टोटल 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं एक कंपनी को बनाने के लिए, 7 बन गए। और डायरेक्टर भी ये लोग आपस में ही, इनमें से 3 बंदे बन गए, डायरेक्टर भी। कंपनी खड़ी हो गई। अब क्या हुआ? अब कंपनी चालू हो गई। अब अगर आप यहां पे देखो तो सालोमन यहां पे 2 कैपेसिटी में काम कर रहा है, 3 कैपेसिटी में। सालोमन यहां पे इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर भी है, और सालोमन ने ही इसी कंपनी को 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड डिबेंचर्स की फॉर्म में लोन दिया है और बदले में डिबेंचर इशू करवाए कंपनी से। तो सालोमन ही इस कंपनी का क्रेडिटर भी है, और सालोमन ही इस कंपनी को मैनेज भी कर रहा है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए होते, सालोमन खुद बना और बाकी में 2 लोगों को, इनमें से किसी को चुना, फैमिली मेंबर्स को। तो डायरेक्टर भी सालोमन खुद ही है। इसका मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, अ सिंगल पर्सन कैन फिट इनटू सो मेनी कैपेसिटीज। एक ही बंदा मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हो, आप किसी कंपनी के राइटर भी बन सकते हो, डायरेक्टर भी बन सकते हो। एक ही बंदा सब कुछ कर सकता है। मुकेश अंबानी इज द बेस्ट एग्जांपल। वो उस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, वो बिगेस्ट शेयर होल्डर भी हैं, प्लस उन्होंने उस कंपनी को लोन की फॉर्म में ही पैसा दिया हुआ है, तो वो राइटर भी हैं। तो सेम यहां पे भी हुआ। तो सालोमन ने इस कंपनी के अंदर 3 तरीके का रोल प्ले करा। अब आगे देखो। अब जैसे सालोमन पहले जब दुकान चलाता था तो वो गली मोहल्ले में लोगों से लोन लेता था, और वो लोन अनसिक्योर्ड होते थे, आप लोगों को बात पता ही है। अच्छा, वो अनसिक्योर्ड लोन जो होते थे तो लोग उसकी गुडविल पे देते थे उसको वो लोन, कि भैया ये लोन ले ले, कोई बात नहीं। तो वो लोन लेकर आता था और चुका भी देता था। अब लेटर ऑन क्या हुआ? सालोमन ने कंपनी बना ली। अच्छा, लोगों को ये बात की समझ थोड़ी है कि सालोमन ने कंपनी बना ली। लोगों की नजरों में तो आज भी सालोमन वही पुराने वाला बंदा जो पहले आता था और हमसे लोन लेकर चुका देता था। अब सालोमन ने बनाई कंपनी, और सालोमन भाई साहब ने मार्केट से 8,000 पाउंड्स का लोन लिया अपनी गुडविल पे। पाउंड्स का लोन लिया अपनी गुडविल पे, अनसिक्योर्ड लोन। वही, क्योंकि गुडविल पे लिया मतलब अनसिक्योर्ड, मतलब सालोमन ने कोई कुछ गिरवी नहीं करवाया, बस उनको बोला यार जैसे पहले लोन लेने आता था वैसे अब भी लेने आया हूं, दे दो लोन, चुका दूंगा थोड़े टाइम में। और वो लोग सालोमन पे भरोसा करते थे, जैसे पहले देते थे अब भी दे दिया। लेकिन इस बार कहानी डिफरेंट थी। इस बार वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन लेने नहीं आया था, वो कंपनी के बिहाफ पे लेने आया था। इस बार वो एक कागज लेके गया था उनके पास कि ये मेरी कंपनी है, इसके नाम पे दे दो। तो उनको लगा यार क्या कंपनी फंपनी, उनको तो लगा पहले भी सालोमन अपने हाथ से लेने आता था, अभी भी यही लेने आया है, पहले भी ये दे जाता था, अभी भी जिम्मेवारी यही ले रहा है कि मैं चुका दूंगा। तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कागज पे साइन कर दिया, ठीक है ले जा। मगर अब वो लोन किसके लिए लेके गया था? कंपनी के लिए। अब क्या हुआ? लेटर ऑन कंपनी के हालात बुरे हो गए, और लेटर ऑन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। लेटर ऑन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। लेटर ऑन कंपनी किस में चली गई? वाइंडिंग अप में। अब अगर आपको पता है वाइंडिंग अप में चली गई तो अब क्या होगा? एसेट सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ। अच्छा, अब कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम पे जो टोटल एसेट्स हैं, वो है 6,050 पाउंड्स के। जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं वो कितने हैं? 6,050 पाउंड्स के। अच्छा, लेकिन जो कंपनी के ऊपर टोटल लाइबिलिटी है, अभी तो मैं क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर की तो बात ही नहीं कर रहा तो, क्योंकि पहले आपको पता है मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पेमेंट किसको होती है कंपनी के अंदर? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अगर वो कंपनी डूबती है तो फिर अनसिक्योर्ड को, फिर शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। अभी तो क्रेडिटर्स में ही नहीं पड़ जाएगा पैसा, देखना। कंपनी के ऊपर जो टोटल लाइबिलिटी है वो 18,000 पाउंड की है। मैंने 18,000 पाउंड कैसे निकाला पता है? £18,000 की है, 18,000 पाउंड की। ये 18,000 कैसे निकाला? 10,000 पाउंड का कंपनी को सिक्योर्ड लोन दिया था सालोमन ने खुद, और 8,000 पाउंड का कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन मार्केट से लिया है। तो 18,000 पाउंड हो गया। इसमें से 10,000 पाउंड का क्या है? सिक्योर्ड लोन,
एंड 8,000 पाउंड का क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। इसका मतलब एक चीज तो समझ आ रही है, अगर वाइंडिंग अप पे इस कंपनी के सारे एसेट्स बेच भी दिए जाएं जो कि 6,050 पाउंड के हैं, क्या कंपनी की लाइबिलिटी चुकाई जा सकती है पूरी? आंसर इज नो। लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है एसेट से, इसका मतलब 3 टाइम्स है। मोटा मोटा अगर आप देखो 6,000 का 3 टाइम्स होता है 18,000, मोटा मोटा 3 टाइम्स लाइबिलिटी है एसेट्स के कंपैरेटिव में। इसका अगर हम सारे एसेट बेच भी देंगे तब भी कंपनी की लाइबिलिटी चुकाई नहीं जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। और इसमें से जो 10,000 पाउंड सिक्योर्ड वाला है, ये किसने दिया था पैसा कंपनी को? सॉलोमन ने दिया था। और ये जो 8,000 पाउंड अनसिक्योर्ड है, ये किसने दिया था? आउटसाइडर्स ने। अब इसी मुद्दे को लेकर क्लेश हो गया कि अगर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पेमेंट हुई तो ये 6,050 पाउंड भी सॉलोमन खुद ही ले जाएगा, ले जाएगा ना। तो ले देके केस गया कोर्ट में। अब जैसे इंडिया में कोर्ट है तो उसके अंदर इंग्लैंड में उसे बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंग्लैंड में उसे क्या बोलते हैं? भगवान का घर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब केस गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर केस गया और इन्होंने जज को जाकर बोला, आउटसाइडर्स ने सॉलोमन के अगेंस्ट जज को जाकर बोला कि सर देखो, कंपनी के पास टोटल में 6,050 पाउंड एसेट्स हैं। अगर ये सारे एसेट्स बेच के अगर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पेमेंट हुई, और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पेमेंट पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को होती है, तो ये तो सारा पैसा सॉलोमन खुद ही ले जाएगा। और सर ये क्या बात हुई? सॉलोमन तो इस कंपनी को बनाया था, इसका मतलब वो खुद ही फ्रॉड करके भाग गया। कंपनी भी उसकी, शेयर होल्डर भी वही है, क्रेडिटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, तो उसकी खुद की बनाई हुई कंपनी है। तो इसका मतलब कंपनी को और कुछ नहीं है, तो उसकी खुद की चीज है, तो अपना पैसा वो खुद ही ले जाएगा। तो ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई, हमारे को क्या फायदा हुआ? तो आउटसाइडर्स ये कहते हैं कि सर ये जो 6,050 पाउंड हैं ये हमें मिलने चाहिए। और सॉलोमन कहता है नहीं सर, लॉ तो ये बोलता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट होगी, और मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, पेमेंट मेरे को मिलनी चाहिए, सॉलोमन बोल रहा है। और आउटसाइडर बोल रहे हैं 6,050 हमें मिलने चाहिए। तो अब मुद्दा ये है कि 6,050 पाउंड किसको मिलेंगे? तो अल्टीमेटली जब ये कोर्ट में केस गया तो जज ने बोला कि प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जज की जजमेंट क्या थी कि हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि यह कंपनी किसने बनाई है, हम तो पेमेंट लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। और सॉलोमन लॉ के अकॉर्डिंग पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को होती है, और सॉलोमन इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अल्टीमेटली 6,050 पाउंड की पेमेंट किसको मिलेगी? सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगी। और अल्टीमेटली सारा पैसा कौन ले गया? सॉलोमन खा गया, सॉलोमन ले गया। और ये बेचारे झुनझुना बजाते रह गए, हुआ ही नहीं इनका कुछ। तो इन बेचारों को नुकसान पहुंचा दिया किसने? सॉलोमन ने। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर हुआ। तो अल्टीमेटली क्या था सॉलोमन के केस में, समझ आ गया। अब इसको फटाफट बुक से रीड क्या करना, बस मोटा मोटा देखो दिखा देता हूं, देखो आप खुद ही रीड कर लेना इस केस को। देखो सबसे पहले सॉलोमन का केस था, सेपरेट लीगल एंटिटी पे बेस्ड था। सॉलोमन लेदर मर्चेंट और बूट मैन्युफैक्चर मतलब शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, और एक कंपनी उसने खुद बनाई थी। इसमें वो था, उसकी वाइफ थी, उसकी एक बच्ची थी, और 4 उसके सन थे। और टोटल में पैसा कितना लगाया था कंपनी के अंदर? 38,782 पाउंड। ये तुम्हारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे, 20,000 पाउंड के शेयर थे, और कैश कितना था? 8,782 पाउंड का। लेटर ऑन कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, लिक्विडेशन में, और कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं? 6,050 पाउंड। लेकिन कंपनी के पास लाइबिलिटी कितनी है? 10,000 पाउंड सिक्योर्ड वाली और 8,000 पाउंड अनसिक्योर्ड वाली। और एसेट खाली शेयर है, लाइबिलिटी 18,000 पाउंड की है, और एसेट खाली 6,050 पाउंड के हैं। तो अल्टीमेटली केस कोर्ट में गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बोला? प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और केस सॉलोमन के फेवर में चला गया, और जज ने क्या बोला? प्रायोरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और केस सॉलोमन जीत गया। ये इस केस में डिसाइड हुआ था, केस सॉलोमन जीत गया। ठीक है जी। तो सॉलोमन के केस में तो इससे क्या क्लियर हुआ? तो जज ने ये बोला, भले ही सॉलोमन इस कंपनी का डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है और क्रेडिटर भी है, लेकिन स्टिल कंपनी सॉलोमन की नहीं मानी जाएगी। कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है, और कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इस केस में डिसाइड हुआ। तो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में सॉलोमन का केस क्यों पढ़ा, समझ आया? तो यहां से जज ने बोला कि इंडिया वर्ल्ड में कंपनीज की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, ये कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये जज ने डिसाइड करा सॉलोमन के केस में। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का
फर्स्ट डिसाइडेड केस कौन सा है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, तो बहुत सारे लोग ना सालोमन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड का फर्स्ट डिसाइडेड केस अगर तुमसे कोई पूछे ना सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर कौन सा है, तो वो था कंडोली टी एस्टेट। कंडोली टी एस्टेट ये वर्ल्ड का फर्स्ट केस था सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर। बस दिक्कत पता क्या है, ये इंडिया का था इसलिए फेमस नहीं हुआ। इसमें भी सेम चीज डिसाइड हुई थी जो सैलोमन में डिसाइड हुई है कि कंपनी एक अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग है, और कंपनी की क्या होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। बस ये इंडिया का था इसलिए फेमस नहीं हुआ। सॉलोमन जो है वो इंग्लैंड का था इसलिए फेमस ज्यादा हो गया। तो तुमसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का पॉपुलर डिसाइडेड केस कौन सा सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, तो सॉलोमन। लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट डिसाइडेड केस कौन सा सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, तो वो है कंडोली टी एस्टेट। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तो मैं दिखा भी देता हूं कि ये कब डिसाइड हुआ था, सॉलोमन का कब डिसाइड हुआ था। और तुम्हें पता है फिर बाद में सॉलोमन तो वाइंड अप हो गई थी, लेकिन बाद में सॉलोमन को किसी और ने उसका नाम एक्वायर कर लिया था, और सॉलोमन आज भी चल रही है किसी और के एक्वायर करने के बाद, और सॉलोमन नाम के जूते आज भी बिकते हैं। दिखाता हूं, सॉलोमन एंड सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन केस जो था, अगर आप इसकी डेट देखो तो डेट क्या है 1897। ये देखो लिखा रहा, ये केस कब डिसाइड हुआ था 1897 में। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आप कंडोली टी एस्टेट देखो, एस्टेट केस, तो ये कब डिसाइड हुआ था 1886। देखो कम से कम कितने साल पहले, 11 साल पहले। सॉलोमन कब डिसाइड हुआ 1897 में। कंडोली टी एस्टेट कब डिसाइड हुआ 1886 में। हालांकि देखो वो बता रहा है प्रोसीडेड द केस, सॉलोमन से पहले डिसाइड हुआ था, लेकिन बस क्योंकि सॉलोमन इंग्लैंड का था इसलिए वो पॉपुलर हो गया, ये इंडिया का था इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ। तो नॉलेज के लिए बता दिया। तो कंडोली टी एस्टेट इज द फर्स्ट केस जो सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर था, और सॉलोमन का केस पॉपुलर केस है लेकिन फर्स्ट नहीं है। ये 1897 में हुआ, वो 1886 में हुआ। अच्छा, सॉलोमन शूज दिखाऊं, शूज आज भी आते हैं। ये तो सॉलोमन की वेबसाइट पे चले गए, अमेज़न पे मिल जाएंगे। ये देखो अलग अलग हमारे इंडिया में मिल रहे हैं। ये देखो सॉलोमन का जूता 30,000 का, 11,000 का, 2,000 का भी है, 29,000 का भी है, 15,000 का भी है। ऐसे अलग अलग जूते आते हैं। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हमने सॉलोमन के केस के बारे में समझ लिया। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। आई होप ये वन मैन कंपनी जो नीचे लिखा हुआ इधर से अगली क्लास से करेंगे, कुछ नया सिखाऊंगा इसके अंदर भी। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है जी, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो हमारे YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एफएलएम को जाके सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।